चालू कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग में शेयर कर सकूं कल। सो विद दैट नोट मैं सीधा सेशन में आऊंगा। सेशन जिसके बारे में आप सब जानते हैं, टॉपिक तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया था। बस मेरे को एक चीज कंफर्म कर दीजिएगा कि आपको मेरा इस स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए चैट बॉक्स के माध्यम से। आप अपना चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं। चैट बॉक्स के माध्यम से एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो मैं आगे की प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। थैंक यू। काफी सारे लोगों ने यस, साउंड प्रॉब्लम, ओके। ओम पांडे जी, आई गेस सबको साउंड आ रहा है। आप एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, साउंड प्रॉब्लम नहीं है। एक बार चेक कर लीजिए, थोड़ी जगह चेंज कर लीजिए, साउंड प्रॉब्लम सही हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द डे, लेट्स स्टार्ट। साउंड इज क्लियर, ओके। हाँ, सब कह रहे हैं साउंड क्लियर है सर। आप एक बार चेक कर लीजिए ओम सर। सो लेट्स स्टार्ट। आज का सेशन जो हम करने वाले हैं, जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं, जिसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं, सेशन का टॉपिक है बिजनेस फंक्शंस एंड प्रॉब्लम्स। बिजनेस फंक्शंस यानी अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस होता क्या है, क्या है बिजनेस। आप अगर देखें, कई सारे लोग कई तरह का काम करते हैं। कई सारे लोग कई तरह का काम करते हैं जिससे उनकी इनकम होती है। किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, मगर इनकम होती है। जहां भी अगर व्यक्ति अपना समय लगा रहा है, अपनी एनर्जी लगा रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है और उसको इनकम हो रही है, उसे हम बिजनेस कह सकते हैं। बहुत सिंपल सेंस में उसे बिजनेस कह सकते हैं। पर एक बिजनेस, अगर आप फॉर्मल बिजनेस के बारे में बात करें तो एक बिजनेस सिर्फ नाम नहीं है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी नहीं है। बिजनेस का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस का मतलब होता है कई सारे फंक्शन उस बिजनेस में जुड़े हुए होते हैं। कई सारे फंक्शन उस बिजनेस में जुड़े हुए होते हैं। यानी एक बिजनेस जब बिजनेस कहलाता है तो कई सारी चीजें हैं जो उसमें जुड़ी हुई होती हैं, तब जाके वो बिजनेस बनता है। बहुत सारे फंक्शंस उसमें जुड़े होते हैं, तब जाके वो बिजनेस बनता है। तो अभी हम बिजनेस के फंक्शंस की बात करने वाले हैं। अब जब बहुत सारे फंक्शंस इसमें जुड़े होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज, बहुत सारे फंक्शंस, कई सारे काम इसमें जुड़े होते हैं, तो ये लाजमी है, ये जनरल है, ये नॉर्मल है कि कभी कोई फंक्शन ऊपर हो जाएगा, कभी कोई फंक्शन नीचे हो जाएगा। प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे एक बिजनेस, एक इंसान का शरीर, और उस इंसान के शरीर को बहुत सारे ऑर्गन्स चलाते हैं। हमारे दिल है, हमारा लंग्स है, हमारी किडनी है, हमारे लीवर है, हमारे हाथ हैं, हमारे पांव हैं, हमारी आंखें हैं, हमारा नाक, हमारा कान, हमारा स्किन। ऊपर वाले ने बहुत बहुत शानदार चीज बना के भेजी थी, उसका नाम था इंसान। और एक इंसान तभी बनता है जब सारे ऑर्गन प्रॉपरली काम करें। कहीं भी छोटी सी भी तकलीफ हो जाती है ना, पाँव में एक छोटी सी भी कील चुभ जाती है, कांटा चुभ जाता है, तो पूरे शरीर को तकलीफ होती है या नहीं होती है। अब आपसे मैं पूछूंगा, चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा, अगर छोटा सा कांटा भी, एक छोटा सा कांटा पाँव में चुभ जाता है किसी के शरीर में, तो तकलीफ होती है या नहीं होती है। होती है, यस, एकदम एग्जैक्टली। तो अगर बिजनेस शरीर है, इस बिजनेस के किसी भी जगह, कांटा तो पाँव में चुभता है, मगर पूरे शरीर को कहीं ना कहीं महसूस हो जाता है, एहसास हो जाता है, और पूरा शरीर कहीं ना कहीं दुखने लगता है, तकलीफ में आ जाता है। एक आंख में एक छोटा सा कंकर, मैं अगर किसी जगह जा रहा हूं और छोटा सा तूफान आ गया, तूफान में एक छोटा सा टुकड़ा, कोई कंकड़ मेरी आंख में चला जाता है, दोनों आंखें बंद हो जाती हैं, चलने में दिक्कत होती है, एक अलग अलग तरह की फीलिंग होती है पूरे शरीर में। भाई साहब, वो टुकड़ा तो आंख में गया था, या वो कांटा तो पाँव में चुभा था, पूरे पूरे शरीर ने महसूस क्यों किया। पूरे शरीर ने जिस तरीके से महसूस किया उस कांटे की चुभन को, उस आंख में कंकड़ के टुकड़े को, उसी तरीके से बिजनेस का कोई भी फंक्शन, उसको कहीं भी कोई भी तकलीफ होती है ना, तो पूरा का पूरा बिजनेस महसूस करता है उस तकलीफ को। और जब पूरा का पूरा बिजनेस उस तकलीफ को महसूस करता है, तो जिस तरीके से शरीर कमजोर हो जाता है, उसी तरीके से बिजनेस भी कमजोर हो जाता है। कई बार हम कर देते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, मेरे जान पहचान के कई लोगों को देखा है कि पेट में दर्द हो रही थी, इग्नोर कर दिया कि चलो पेट की दर्द है। अच्छा, एवरीवन वाला चैट बंद करने के लिए, सर एवरीवन वाला चैट बंद कर दूं, ओके। सो एक सेकंड सर।
रहने दीजिए सर एवरीवन वाला चैट, दिल की बातें आपस में बातें शेयर करने दीजिए। सो जैसे कि मैं कह रहा था कि बिजनेस के फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, कहीं भी कोई भी तकलीफ हो जाए पूरे बिजनेस को इम्पैक्ट आ जाता है, पूरा बिजनेस तकलीफ में आ जाता है। अब एक बात और एक बतानी है, कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, ताकतवर है हम लोग, जवानी में वैसे भी ताकत होती है बहुत, हम इग्नोर कर देते हैं। मैंने कई रिश्तेदारों को, कई लोगों को देखा है, पेट में दर्द हो रही है, इग्नोर कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, गैस होगी, दर्द ठीक हो जाएगी, इनो पी लिया, ये दवाई खा ली, वो दवाई खा ली। धीरे धीरे ये दर्द बढ़ता चला जाता है और ये दर्द अल्सर, और अल्सर से कैंसर में तब्दील हो जाता है। और हम सबको मालूम है कैंसर अगर बन गया तो फिर खत्म। ह्यूमन बॉडी है, खत्म हो जाएगी। ह्यूमन बॉडी की एक लिमिटेशन होती है, ह्यूमन बॉडी अपने टाइम से आती है, टाइम से चली जाती है, मगर बिजनेस की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। बिजनेस आगे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और अगर बिजनेस में कैंसर हो गया ना, तो वही बिजनेस जो शायद कई 100 साल जिए, वो शायद 10 साल, 15 साल, 20 साल में खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। बहुत सारे बिजनेस हमारे सामने हैं जो खत्म हो गए। विजय माल्या कितना पावरफुल था, किंगफिशर एयरलाइंस कितनी पावरफुल थी, कहां गई, खत्म हो गई। जेट एयरवेज खत्म हो गए, डनलप खत्म हो गया। बड़े बड़े बिजनेस हाउस थे, बड़े बड़े बिजनेस हाउस, मगर इन्होंने किसी एक फंक्शन में, उनको जब तकलीफ हुई थी, उस तकलीफ को इन्होंने इग्नोर कर दिया होगा। किसी एक फंक्शन में बिजनेस के तकलीफ हुई होगी, उस तकलीफ को इन्होंने इग्नोर कर दिया होगा, नजरअंदाज कर दिया होगा, और वही छोटी सी दर्द कैंसर बन के पूरे बिजनेस को खा गई। आप सब जब बिजनेसमैन से मिलते हैं, छोटे बड़े जितने भी बिजनेसमैन से मिलते हैं, आप उनको ये बताइए कि सर फंक्शन की छोटी सी प्रॉब्लम जो आप अभी इग्नोर कर रहे हो, जो आप नजरअंदाज कर रहे हो, वही छोटी सी प्रॉब्लम पता नहीं कब बड़ी बन जाए और वो पूरे बिजनेस को खा जाएगी। आप बिजनेस को 10 साल चलाना चाहते हो या सदियों तक चलाना चाहते हो? आपने बिजनेस सिर्फ अपने लिए स्टार्ट किया था या आने वाली पीढ़ियां भी आपके इस बिजनेस को देखेंगी? आज कोका कोला 200-250 साल की कंपनी है। कोका कोला ने जब स्टार्ट किया था, तब ये सोच के थोड़ा ना स्टार्ट किया था कि भाई 20 साल बाद कोका कोला बंद कर दूंगा। सदियों पुरानी कंपनी, कई 100 साल हो चुके हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने फंक्शंस की छोटी सी प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, और फिर अल्टीमेटली भुगतते भी हैं। बिजनेस बंद हो जाता है, तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है। आज हम उसी प्रॉब्लम्स की बात करने वाले हैं जिनको नजरअंदाज करना बहुत 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 घातक हो सकता है। मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से हर्ष अरोड़ा, ट्रेनर हूं। सीखना और सिखाना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम को ज्वाइन करने का मेरा मेन उद्देश्य था, और आज भी मैं वही कर रहा हूँ। कुछ सीख रहा हूँ और आप सबको वो सीख, जो भी मैं सीख रहा हूँ वो आपको प्रदान कर रहा हूँ, ताकि आप आगे जाके किसी और की मदद कर सकें। डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी वही करते हैं, और यही यही डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नेचर उनको दुनिया में नंबर 1 बनाता है। वो नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप कोच हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और इसी का एक सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास। बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मुद्दा ये नहीं है कि उनके पास 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मुद्दा ये है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों है। बिजनेस के सारे फंक्शंस के बारे में धीरे धीरे विवेक सर बताते चले जा रहे हैं। विवेक सर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते चले जा रहे हैं, फंक्शंस की प्रॉब्लम को। सबसे पहले उन्होंने बिजनेस की, ओवरऑल बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। फिर सेल्स, रिटेल, स्ट्रैटेजी, स्टार्टअप, लीडरशिप, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ये सारे एक एक करके मैं फंक्शंस हैं जिसपे विवेक सर ने हाईलाइट किया, और इन सारे फंक्शंस में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए उसके सॉल्यूशंस दिए। ये सारे सॉल्यूशंस आपको मिले हुए हैं, आपके पास अस्त्र शस्त्र के तौर पे बड़ा बिजनेस के ऐप में ये सारे सॉल्यूशन मौजूद हैं। बिजनेस की प्रॉब्लम्स कहां कहां आती है, बिजनेस की प्रॉब्लम कैसी होती है, कैसी दिखती है, बिजनेस की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उनका समाधान करना है। अभी भी मैं कुछ हद तक इसी तरीके की कोई चीज बताने वाला हूँ। बिजनेस के फंक्शन और उस फंक्शन में आने वाली प्रॉब्लम। वैसे अगर मैं बड़ा बिजनेस की बात करूं, या आप जब किसी से मिलेंगे, कौन है जिसके पास बिजनेस की प्रॉब्लम होगी, जिसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे, जिसकी प्रॉब्लम को बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा यूट्यूब के माध्यम से, बड़ा बिजनेस एप्लीकेशन के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं? नंबर 1, एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स कौन? जिनके एक से ज्यादा बिजनेसेस हैं। कई सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो एक से ज्यादा बिजनेस करते हैं। आप में से कई सारे आईबीसी भी हैं जो एक से ज्यादा बिजनेस करते हैं।
आप बिजनेस कंसल्टेंट हैं, आप बड़ा बिजनेस का बिजनेस करते हैं, आपकी कोई दुकान है, आप उस दुकान में भी काम करते हैं, आप हो सकता है किसी मैन्युफैक्चरिंग में भी हो, सर्विस में भी हो, स्कूल हो आपका, कॉलेज हो आपका, कोचिंग सेंटर हो आपका, आप एक से ज्यादा काम करते हैं, एंटरप्रेन्योर है। फिर आती है बारी बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन कौन? जो सिर्फ एक बिजनेस में सुबह से लेकर शाम तक लगा हुआ है, जुटा हुआ उस बिजनेस में, कोलू के बैल की तरह, सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक, रात को सोने के बाद भी दिमाग में उसी का वही बिजनेस चल रहा है। फिर कुछ नौकरी पेशा लोग हैं जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, सेल्स का बंदा है, मार्केटिंग का बंदा है, एचआर का है, अकाउंट्स का है, फाइनेंस का है, जो नौकरी करता है मगर नौकरी में कहीं ना कहीं स्टक हो गया है, रुक गया है, उसके करियर को आगे बढ़ना, आगे दिशा देना, ये आपका काम है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा वही कर रहे हैं। स्टूडेंट्स भी हैं जो नौकरी करना चाहते हैं, इन सारे लोगों को भी बिजनेस की नॉलेज की बहुत जरूरत है, और इन सारे लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्व करना ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो आज मैं उन्हीं फंक्शंस के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूं। जैसे कि मैंने बताया, बिजनेस बिजनेस क्या होता है कि आप कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आप अपना समय लगा रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपनी नॉलेज लगा रहे हैं, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, और उस एक्टिविटी के बदौलत आपको कुछ पैसा मिल रहा है, कुछ वैल्यू मिल रही है, कुछ रिटर्न आ रहा है, इसको हम बिजनेस कहते हैं। आप अगर कहीं जॉब भी कर रहे हैं, वहां आप अपना टाइम देते हैं, अपना नॉलेज देते हैं, और उसके बदले आपको महीने के एंड में सैलरी मिलती है, वो भी एक तरह का बिजनेस ही है आपका। तो हर वो एक्टिविटी जहां आप समय लगाते हैं, आपको रिटर्न में पैसा मिलता है, वैल्यू मिलती है, वो बिजनेस। अब बिजनेस का फंक्शन क्या होता है? बिजनेस अपने आप में एक शब्द है, एक प्रोसेस है, और इसका फंक्शन क्या होता है? जनरली कोई भी बिजनेस हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग करें, चाहे आप रिटेल करें, चाहे आप ट्रेडिंग करें, चाहे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, चाहे आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, कोई भी बिजनेस हो, 3 मेजर फंक्शन होते हैं इसके, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। पहला मेजर फंक्शन है इनपुट। आप क्या लेके आ रहे हैं उस बिजनेस के लिए? कई सारी चीजें हैं जो आप बिजनेस में लेके आते हैं। अगर आप रिटेलर हैं तो आपको दुकान चाहिए। कौन है जो दुकान देगा आपको? दुकान यानी दुकान की जगह कौन देगा? फिर दुकान के अंदर जो सामान रखना है, उस सामान का सप्लायर कौन होगा? उस सप्लायर के साथ जुड़े हुए ट्रांसपोर्ट के कौन से मीन्स होंगे जो आपकी दुकान तक उस सप्लाई को पहुंचाएंगे? अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपका रॉ मटेरियल कौन देगा? फैक्ट्री की जगह। लेबर कहाँ से आएंगे? लेबर भी तो इनपुट है। लेबर कहाँ से आएंगे? मैन पावर कहाँ से आएगी? तो जो भी चीज आपकी दुकान या आपके बिजनेस में आ रही है, इवन नॉलेज भी एक इनपुट है, बहुत बड़ा इनपुट है। नॉलेज इनपुट अगर आपके पास आ जाता है तो आप सारे इनपुट्स अपने आप धीरे धीरे जुगाड़ करके लाते चले जाते हो। तो सबसे पहला फंक्शन जो बिजनेस का है वो है इनपुट। अब इनपुट तो आ गया। सपोज आपने लकड़ी की फैक्ट्री, फर्नीचर का वेयर हाउस वर्कशॉप खोलिए, अब फर्नीचर बनाते हो, लकड़ी तो आ गई, पूरी रॉ लकड़ी आपके पास आ गई। अब आप क्या करते हो उसको? अब आप मशीन में डालते हो, अपने हाथों की सफाई से, अपने लेबर्स के इनपुट से उसको आप मैन्युफैक्चर करते हो, बनाते हो, ताकि वो यूज की जा सके। रिटेल की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, आपने सप्लायर से कपड़ों को मंगाया, सप्लायर ने आपको 10 पीस दे दी, मगर एक इंसान जो आके, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका बरमूडे का दुकान है, बरमूडा बेचते हैं आप, हाफ पैंट, शॉर्ट्स, 10 पीस आपने खरीदे। अब 10 पीस तो एक कस्टमर को आप नहीं देंगे, आपको एक एक कस्टमर को अलग अलग तरीके से देना होगा, अलग अलग तरीके से बताना होगा, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना होगा। किसी को आप मैनिक्विन में लगाओगे, किसी को आप शोरूम में रखोगे, किसी को आप शेल्फ में रखोगे, किसी को आप डब्बे में रखोगे, जब कस्टमर लेके जाएगा उसको आप पैक करके दोगे, उसकी बिलिंग करोगे। ये सारी चीजें जो आप करते हो, ये सारी चीजें जो आप करते हो, जो आप इनपुट को कस्टमर के लायक बनाते हो, उसको कहते हैं थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब जब आप किसी चीज को कस्टमर के लायक बनाते हो, यूज करने के लायक। और जब मैं कह रहा हूं यूज करने के लायक आप बनाते हो, तो यहाँ एक बहुत बड़ी टर्म, एक बहुत बड़ी चीज सामने आती है, उसको कहते हैं हम वैल्यू। वैल्यू, भाई मेरे को क्या फायदा होगा एज अ कस्टमर? अगर आप फर्नीचर बनाते हैं और अगर मैं दुकान पे जाता हूं आपकी, आपने मेरे को रॉ लकड़ी का एक तना दे दिया कि ले जाइए भैया, इस पे बैठ जाइएगा, और अगर आपने एक चेयर दी, किसमें ज्यादा फायदा है? लकड़ी पे भी मैं बैठ सकता हूँ,
ऐसी बात नहीं है कि लकड़ी का तना मुझे दिया गया है, मैं उस पर बैठ नहीं सकता, मैं उस पर बैठ सकता हूं, पर अगर आपने उसको चेयर बना दी ना तो मेरे लिए फायदा ज्यादा हो जाएगा। मेरे लिए क्या है, मेरे लिए, तो ये थ्रूपुट से आप कस्टमर के मेरे लिए का आंसर बनाते हो। बिजनेस में दूसरा फंक्शन है थ्रूपुट। चाहे आप प्रोडक्शन करो, चाहे आप सर्विस दो, चाहे आप 10 पीस को 1 पीस बना के दो, चाहे आप पैकेजिंग चेंज करके दो, चाहे आप जरूरत के हिसाब से उसको चेंज करके दो, सारी चीजें थ्रूपुट में आती हैं। अब बारी है आउटपुट की। आप दे क्या रहे हो एक्चुअल में, आप दे क्या रहे हो, कस्टमर क्या यूज कर रहा है, कस्टमर के पास क्या चीज पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है। ऑनलाइन भेज सकते हो, ऑफलाइन भेज सकते हो, होम डिलीवरी दे सकते हो, क्या दे रहे हो, छोटा करके बड़ा करके। या आप सोचो फर्नीचर अगर आप आज की डेट में बेचते हो, मॉड्यूलर फीचर फर्नीचर क्या होता है, आप बनाते हो टुकड़ों में, घर जाके असेंबल कर देते हो कस्टमर के घर जाके आप असेंबल कर देते हो, यही तो होता है। तो आउटपुट भी अलग अलग तरह से होता है। आउटपुट का मतलब जो आप एक्चुअल में दे रहे हो, जिसके लिए आपको पैसा मिलता है, बिजनेस का अंतिम छोर, आउटपुट। तो ब्रॉडली अगर मैं देखूं, मेजरली अगर मैं देखूं, तो 3 फंक्शंस में एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, या इस बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। इनपुट, थ्रूपुट और आउटपुट। अब इस इनपुट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, थ्रूपुट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आउटपुट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इवन इनपुट और थ्रूपुट के बीच में जो एरो है वहां भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। थ्रूपुट और आउटपुट के बीच का जो एरो है वहां भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हम जिन फंक्शंस की बात कर रहे हैं, या हमारा जो प्रोग्राम जिन फंक्शंस की बात करता है, वो कुछ इस तरीके से कहे जाते हैं। हम स्ट्रैटेजी कह सकते हैं फंक्शन, हम मार्केटिंग का फंक्शन कह सकते हैं, हम एचआर या पीपल का फंक्शन कह सकते हैं, फाइनेंस कह सकते हैं, प्रोसेस है, ऑपरेशंस है, कस्टमर सर्विस है, टेक्नोलॉजी है, लीगल, लीडरशिप, ई कॉमर्स, अकाउंट्स, बहुत सारे फंक्शन है। ये कुछ फंक्शंस मैंने आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाए हैं, मगर फंक्शंस इससे ज्यादा होते हैं। कई सारे फंक्शंस तो ऐसे हैं जो आप थ्रूपुट में भी लगाते हो, आउटपुट में भी लगाते हो। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो इनपुट में भी चाहिए, थ्रूपुट में भी चाहिए, आउटपुट में भी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि आप कैसे प्लान कर रहे हो पूरे बिजनेस को चलाने में, उसके फंक्शंस को चलाने में। स्ट्रैटेजी का मतलब आप कहां से सप्लाई लाओगे, कहां से माल लाओगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। अंग्रेजों के जमाने का एग्जांपल है। अंग्रेजों ने यहाँ फैक्ट्रीज लगाई बंगाल में। बंगाल यानी उस समय अंग्रेजों में जमाने में बंगाल और बांग्लादेश एक ही था। तो बंगाल में उन्होंने फैक्ट्रीज लगाई जूट की फैक्ट्रीज बनी। महाराष्ट्र में उन्होंने कॉटन की फैक्ट्रीज लगाई। क्यों कॉटन की फैक्ट्रीज महाराष्ट्र में लगाई, क्यों जूट की फैक्ट्रीज बंगाल में लगाई, किस लिए, क्या कारण था? एक ही कारण था, वहां पे उनको रॉ मटेरियल इनपुट वहीं पर मिलता था। जूट की खेती, जूट की कल्टीवेशन बंगाल साइड में होती थी, और कॉटन, कपास की खेती महाराष्ट्र साइड में होती थी। इसीलिए उनको खर्चा ना लगे, उनका ज्यादा खर्चा ना हो जाए रॉ मटेरियल उनकी फैक्ट्री तक पहुंचने में, इसलिए उन्होंने वहीं पर फैक्ट्री लगाई। ये स्ट्रैटेजी है, ये एक तरह की स्ट्रैटेजी है। ये इनपुट में भी आई। फिर उसके बाद माल को हम कैसे आगे लेके जाएंगे, जहाजों में माल मैनचेस्टर में, लंदन में, यूएस, यूरोप में जाता था। तो पोर्ट, बंदरगाह जहां है वहां पे आप अपना मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। स्ट्रैटेजी हर जगह हर फंक्शन में आती है। पर अगर मैं छोटे छोटे फंक्शंस देखूं, मार्केटिंग यानी आप कैसे माल को, आउटपुट को जो आप बना रहे हो, वो आप कैसे लोगों तक पहुंचा रहे हो, लोग आप तक कैसे पहुंच रहे हैं, आप पे विश्वास कैसे कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप एक छोटे छोटे फंक्शंस में देख सकते हैं। और यही छोटी छोटी चीजें नासूर बन जाती है अगर आप इग्नोर करते हो, क्योंकि यही प्रॉब्लम होती है। स्ट्रैटेजी में थोड़ी सी गलती हो गई, पूरा बिजनेस धराशायी हो जाएगा। मैं एग्जांपल के साथ कहता हूं। एक इंसान थे, पीएल सुब्रमण्यम। इंडिया में सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड रिटेल उन्होंने स्टार्ट किया था। रिटेल का नाम था सुभिक्षा। आपने सुना हुआ है? अगर आपने नाम सुना है सुभिक्षा का तो एक बार चैट बॉक्स पे यस लिख के बताइएगा। सुभिक्षा, सुभिक्षा रिटेल आउटलेट था, जो अभी नहीं है, खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है। ओके, वीरभद्र जी कह रहे हैं नो नो। ओके, तो अच्छा, प्रकाश जी ने वाई लिखा है यस, तो एक प्रकाश जी जानते हैं।
ओके, अकील शाह जी भी यस कह रहे हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सुभिक्षा और बाला सुब्रमण्यम, इन दोनों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बताऊंगा। बाला सुब्रमण्यम कौन थे? कई सालों पहले IIM में MBA कर रहे थे, बिजनेस की पढ़ाई कर रहे थे और बहुत शातिर थे, बहुत स्ट्रांग थे, बहुत अच्छे थे पढ़ाई में। MBA की पढ़ाई में जनरली इंटर्नशिप करनी पड़ती है, यानी आपको पढ़ाई के दौरान किसी के साथ काम करना पड़ता है। ट्रेनिंग के तौर पे उनको मौका मिला। पॉन्ड्स का नाम सुना होगा आपने, साबुन, टैल्कम पाउडर बनाती है कंपनी पॉन्ड्स। अगर सुना है तो यस लिख के बताइएगा, पॉन्ड्स का नाम आपने सुना होगा। ओके, यस लिखा हुआ कई लोगों ने। उस समय पॉन्ड्स इंडियन कंपनी थी, अभी तो यूनिलीवर की है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने खरीद ली पॉन्ड्स, मगर उस समय वो इंडियन कंपनी थी, खालिस हिंदुस्तानी कंपनी थी पॉन्ड्स। अब ये बाला सुब्रमण्यम जी ने पॉन्ड्स को ज्वाइन किया। उस समय ये नई नई कंपनी थी, मार्केट शेयर इतना अच्छा नहीं था, लोग खरीदते नहीं थे टैल्कम पाउडर, क्रीम वगैरह का इतना चलन नहीं था। मगर जब बाला सुब्रमण्यम जी ने उसमें ज्वाइन किया कंपनी में, इंटर्नशिप में, और उन्होंने कंपनी को कई 100 करोड़ की कंपनी बना दिया इंटर्नशिप के दौरान। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर को बहुत अच्छी लगी कंपनी, यूनिलीवर ने कंपनी खरीद ली। बाला सुब्रमण्यम को लगा नहीं नहीं, मैं तो इतनी बड़ी कंपनी के साथ काम नहीं करूंगा। यूनिलीवर ने ऑफर दिया बाला सुब्रमण्यम को कि आप चलाओ ये कंपनी। उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी के अंदर में काम नहीं कर सकता, मुझे स्वाधीनता पसंद है, मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूं। उन्होंने छोड़ दी। MBA कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद उनकी नौकरी लगी सिटी बैंक में। सिटी बैंक का नाम आपने सुना होगा, अगर आपने सुना है सिटी बैंक का नाम तो प्लीज एक बार यस लिख के बताइएगा। सिटी बैंक अगर आपने सुना है तो यस, ओके, वाई यस आ रहा है। सिटी बैंक में नौकरी लगी। अच्छा, सिटी बैंक में भी नो आ रहा है किसी का, तो सर बिजनेस में अभी बहुत बहुत दूर जाना है, जर्नी तो अभी शुरू हुई है। सिटी बैंक में उन्होंने नौकरी की। उस समय कई सालों पहले हजारों लाखों रुपए की सैलरी थी। 15 दिन में रिजाइन देके घर आ गए। 15 दिन। क्यों? मजा नहीं आ रहा, काम में कोई चैलेंज नहीं है, काम में कुछ मजा नहीं है, बैंक में सब कुछ प्रोसेस से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दी। आके फिर एक कंपनी ज्वाइन की जिसका नाम था रॉयल एनफील्ड। अब रॉयल एनफील्ड का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, क्रूज बाइक की कंपनी है रॉयल एनफील्ड। यस आ रहा है, बहुत सारा आ रहा है, यस, ओके ग्रेट। रॉयल एनफील्ड की कंपनी ज्वाइन की और वो कंपनी उस समय दिवालिया हो चुकी थी। राइट सर, बुलेट दिवालिया हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, पैसा था नहीं, मार्केट शेयर 0 था, खत्म हो गई थी कंपनी, मर चुकी थी कंपनी। उसमें ज्वाइन किया इसने, सबने मना किया कि भाई मत ज्वाइन कर, मत ज्वाइन कर, मर चुकी कंपनी है। उन्होंने ज्वाइन किया और इतनी प्यारी स्ट्रैटेजी बनाई, इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई कि कंपनी प्रॉफिट करने लग गई। फिर बाहर से एक और नई कंपनी आई, आयशर। आयशर ने कहा मैं इस कंपनी को खरीद लूंगा, इन्होंने फिर छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारे काम किए जहां इन्होंने मरी हुई कंपनियों को, डेड कंपनियों को, सिक कंपनियों को बहुत अच्छे से तरक्की करवा दी। फिर इन्होंने अपना काम शुरू किया। मद्रास में इन्होंने एक छोटे से कमरे से एक नई रिटेल आउटलेट शुरू की जिसका नाम दिया सुभिक्षा। अगर आप यूट्यूब पे सुभिक्षा का कोई ऐड चलाते हैं ना, तो आपको एक ही चीज सुनाई देगी, सुभिक्षा मतलब MRP से कम दाम की चीजें, सस्ते में, बहुत सस्ते में चीजें बेचनी शुरू की। एक स्टोर मद्रास में शुरू किया, 10 साल के अंदर 1500 स्टोर बना दिए पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में 1500 स्टोर। और एक रात ऐसी आई, एक रात ऐसी आई जब उन्होंने मेल पे सारे एम्प्लॉइज को कह दिया कि मैं कल सुबह से सारी दुकानें बंद कर रहा हूं, सारी दुकानें बंद कर रहा हूं एकदम। शोरूम में प्री बुकिंग चलती थी, कोई चीज खरीदनी हो सुभिक्षा से तो 2-2, 3-3 महीने पहले आपको बुकिंग करनी पड़ती थी। मोबाइल खरीदना है 2 महीने पहले बुकिंग करनी पड़ती थी। इतना इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस था उनका, इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस था। रातों रात खत्म हो गया, 1500 स्टोर रातों रात बंद कर दिए गए। 1500 स्टोर के साथ जुड़े हुए हजारों एम्प्लॉइज रातों रात बेरोजगार हो गए, रातों रात। कैसे? क्यों? क्या कारण हो गया? सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन, और उस छोटे से फंक्शन में एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक छोटे से फंक्शन में एक छोटी सी प्रॉब्लम ने उस पूरी कंपनी को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। वो प्रॉब्लम कहां थी? वो प्रॉब्लम थी फाइनेंस में, वर्किंग कैपिटल में। संभाल नहीं पाए फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल नहीं संभाल पाए और पूरी कंपनी रातों रात बंद हो गई। सिर्फ सुभिक्षा क्यों, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। डनलप, डनलप टायर का नाम सुना है आप लोगों ने?
डनलप टायर का नाम सुना तो आप यस लिख के बताइएगा चैट बॉक्स पे, यस नो, अरे कोई बात नहीं, यस लिख के बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, यस 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 लिख रहे हैं। ओके, सो कहानी सुनना चाहेंगे डनलप की? अगर कहानी सुनना चाहेंगे तो यस लिखिएगा। अगर समय नष्ट हो रहा है तो प्लीज बोलिएगा नहीं सर आगे बढ़िए, मैं एकदम आगे बढ़ जाऊंगा, कोई कहानी वहानी नहीं। ओके, बेझिझक, अरे वाह। सो सब टाइम लेके आए हो ना हाथ में, ग्रेट, बहुत सारे यस आ रहे हैं। सो डनलप बंगाल बेस्ड कंपनी थी, बहुत अच्छी चल रही थी, नंबर 1 टायर में, नंबर 1। उस समय टायर का मतलब ही डनलप हुआ करता था, MRF, टोयोटा, ये लोग सब आए ही नहीं थे। ओके, आपके घर के बगल में, आपके घर के बगल में अभी तो बंद हो गई होगी सर। डनलप क्यों बंद हो गई, क्या कारण है? उसको कई बार खोलने की कोशिश की गई, कई बार खोलने की कोशिश की गई। हाँ, कलकत्ता में तो एक इलाके का नाम भी डनलप है, उसी कंपनी के ऑफिस के नाम के कारण उस कंपनी का एक पिलर भी बना हुआ वहां डनलप टायर्स का। मगर वो कंपनी बंद हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, खत्म हो गई कंपनी। 2 बार सरकार ने उसको बेल आउट किया, बेल आउट मतलब पैसा डाल के दोबारा चलाने की कोशिश की डनलप, फिर भी बंद हो गई। क्यों? टायर लगाना लोगों ने गाड़ियों में बंद कर दिया क्या? ट्रक में टायर लगाना लोगों ने बंद कर दिया क्या? नहीं, टायर तो आज भी लगते हैं, टायर तो आज भी लगते हैं। फिर क्या ऐसा कारण हो गया कि डनलप को बंद करना पड़ा? HR एंड पीपल, HR एंड पीपल। एक फंक्शन में एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक छोटा सा कील पूरी कंपनी को बर्बाद करके चला गया। एक बहुत पुरानी कहावत है, एक राजा घोड़े पे जो बैठ के लड़ाई करने जाता है उसको एक कील हरा देती है। कैसे? वो राजा जिस घोड़े पे बैठा है उस घोड़े की सीट की अगर एक कील ढीली हो जाए तो वो राजा हार जाता है, पूरी लड़ाई हार जाता है, क्योंकि वो घोड़ा उसको संभाल नहीं पाता है। यही फंक्शंस हैं, इसमें एक छोटी सी कील भी खराब हो जाए ना तो पूरी की पूरी कंपनी धराशायी हो जाती है, जितनी भी बड़ी कंपनी। वैसे लाखों एग्जाम्पल है मेरे पास कि कंपनियां बंद हो गई। जेरोक्स, जेरोक्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जेरोक्स का नाम सुना होगा, यस 100%, ग्रेट। तो जेरोक्स इतनी बड़ी कंपनी थी, पहली कंपनी जिसने फोटोकॉपी मशीन बनाई थी, पहली कंपनी जिसने फोटोकॉपी मशीन बनाई थी जेरोक्स, एक छोटी सी प्रॉब्लम के कारण फेल हो गई। कौन सी प्रॉब्लम थी मालूम है? कौन सी प्रॉब्लम के कारण जेरोक्स पूरी की पूरी खत्म हो गई? प्रॉब्लम थी लीडरशिप की, लीडरशिप नहीं थी, लीडरशिप की कमी थी। उस लीडरशिप की कमी ने पूरी की पूरी जेरोक्स कंपनी को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। होता है सर, ऐसे ही होता है। जब आप कंपनी में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने लगते हैं, नहीं देखते हैं, तो पूरी की पूरी कंपनी तबाह हो जाती है। आपको यही देखना है। एक बिजनेसमैन से जब आप बात करते हैं, बिजनेसमैन के सपने बड़े बड़े होते हैं, वो चाहते हैं बिजनेस को सालों साल चलाएं, वो चाहते हैं बिजनेस को कई हजारों साल चलाएं, मगर वो ऐसी छोटी सी नादानी कर देते हैं, एक छोटे से फंक्शन को इग्नोर कर देते हैं, एक छोटे से फंक्शन की छोटी सी प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं। जब बड़ी बड़ी कंपनियां धराशायी हो सकती हैं तो इस छोटी सी कंपनी की बिसात ही क्या है, छोटे से बिजनेस की बिसात ही क्या है। और हमारा काम है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की इस टीम का काम है कि हम आपको रियलाइज कराएं कि बॉस आपके उस फंक्शन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इग्नोर मत करो, इसको सॉल्व करो। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आपका बिजनेस चलेगा, नहीं तो ये छोटी सी प्रॉब्लम पता नहीं कहां ले जाएगी। जेरोक्स लीडरशिप की प्रॉब्लम के कारण खत्म हो गई, सुभिक्षा फाइनेंस की प्रॉब्लम के कारण खत्म हो गई, डनलप HR और पीपल की प्रॉब्लम के कारण खत्म हो गई। बाकी सारे फंक्शन बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, बाकी सारे फंक्शन बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, एक फंक्शन में एक छोटी सी प्रॉब्लम ने पूरी बॉडी को हिला के रख दिया। जैसे इंसान की बॉडी को एक छोटा सा कांटा पांव में लगता है तो हिल जाता है आदमी, आंख में छोटा सा कंकड़ चला जाता है तो हिल जाता है आदमी, वैसे ही एक छोटा सा फंक्शन, एक छोटे से फंक्शन में छोटी सी प्रॉब्लम पूरे बिजनेस को हिला के खत्म कर सकती है। ये ताकत है उस प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अब हम प्रॉब्लम की बात करेंगे, फंक्शंस और उसके प्रॉब्लम। आई गेस बहुत सारे फंक्शंस की बात तो मैं नहीं कर पाऊंगा, समय का अभाव है, धीरे धीरे एक एक प्रॉब्लम्स पे, एक एक फंक्शंस पे मैं बात करता चला जाऊंगा आने वाले दिनों में। मगर आज मैं जिस प्रॉब्लम के ऊपर हाईलाइट करना चाहता हूं, जो सबकी प्रॉब्लम होती है, जो सब चाहते हैं, सेल कैसे इंक्रीज करूं, सेल कमजोर हो गई, मार्केटिंग नहीं चल रही, बिजनेस को बड़ा कैसे करूं, बिजनेस को बड़ा करने का सपना देखते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो ये सेल और बिजनेस के एक्सपेंशन में आते हैं।
आज मैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगा, उसके ऊपर चर्चा करूंगा। बिजनेस की एक्सपेंशन की बात करता हूं जब, या बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात करता हूं, जब मैं प्रॉब्लम की बात करता हूं, सेल्स को बढ़ाने की बात करता हूं, तो सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो है माइंडसेट। माइंडसेट। बिजनेस बिजनेस जो करते हैं ना, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनका ना माइंडसेट चेंज नहीं होता कई बार। उनको लगता है भाई 30 साल से जो मैं करता आ रहा हूं वही अच्छी चीज है, वही सही चीज है। नहीं नहीं, माइंडसेट नहीं चेंज होता। और जब माइंडसेट चेंज नहीं होता ना, तो वो बिजनेस ना तो बड़ा हो पाता है, ना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। उनका माइंडसेट जो होता है फिक्स्ड माइंडसेट है। यहाँ भी मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। अगर आप लोग सुनने के लिए तैयार है तो प्लीज यस लिख के बताइए। अगर आप लोग सुनने के लिए तैयार है तो यस लिखिएगा। ओके, एक यस आया। बाकी लोग नहीं सुनने के लिए तैयार है? ओके, यस आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू। पूरी रात है आपके पास? ओके ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया सर। सो माइंडसेट की बात जब करता हूं तो माइंडसेट की बात करते ही मेरे को याद आती है, हमारे एक कंपनी है इंडिया में जिसका नाम है फर्न्स एंड पेटल। फर्न्स एंड पेटल, आप लोगों ने नाम सुना होगा। फर्न्स एंड पेटल्स का नाम सुना है? ग्रेट। कोई बता सकते हैं इसके फाउंडर कौन है, इसके ओनर कौन है, चेयरमैन कौन है? किन्होंने स्टार्ट की थी फर्न्स एंड पेटल्स? ये नो, नो आ रहा है। पूरब जी, विकास लिख रहे हैं नो। सर जो लोग नो लिख रहे हैं, एक बार अपने साइड में ये लिख के रखिए फर्न्स एंड पेटल्स, क्योंकि फर्न्स एंड पेटल्स के फाउंडर विकास गुटकुटिया जी, वो हमारे प्रोफेसर है बड़ा बिजनेस में, पारितोष सर के दोस्त हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। फर्न्स एंड पेटल्स। अब मैं आता हूं कहानी पे, स्टोरी पे, फर्न्स एंड पेटल्स की स्टोरी पे। फिक्स्ड माइंडसेट। कहानी कुछ इस तरह की तरीके से है। बिहार में जन्मा एक बच्चा, बिहार में एक बच्चा जन्मा जिसके माँ बाप, जिसके दादाजी का काम था फूल बेचते थे। फूल, खेतों में फूल उगते थे और वो फूल कलकत्ता में बेचे जाते थे, मंडियों में आते थे फूल। लड़के ने बचपन से फूल देखे, सरकारी स्कूल में पढ़ा, फूलों का काम देखा, बड़ा हुआ, घूमने गया। ऑल्दो उसके दादाजी ने, उसके पापा ने कहा कि दिन में 2 घंटा आप दुकान पे लगाया करो, वो दुकान पे भी रहता था। फूलों के बारे में जानकारी हासिल करना, फूलों को बेचना। ऑर्गेनाइज वे में कुछ नहीं होता था, फूलों का व्यापार ऑर्गेनाइज नहीं है। रास्ते में बैठ के, फुटपाथ पे बैठ के लोग फूल बेचते हैं, सही है कि गलत है? फूलों का काम ऑर्गेनाइज नहीं है। नुकसान भी बहुत होता है। शाम को अगर फूल ना बिके तो फूल सारे के सारे मुरझा जाते हैं, खराब हो जाते हैं। फूल अगर बिक गए तो बढ़िया, नहीं बिके तो सारे नष्ट हो जाते हैं, पैसा बर्बाद हो जाता है। तो फूलों का बिजनेस ना बहुत बहुत सीजनल है, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। रास्ते पे लोग बैठ के बेचते हैं, सब चीजें सही है। ये लड़का दिल्ली घूमने गया, दिल्ली घूमने गया। वहां पे इसने अपनी गर्लफ्रेंड को एक बुके देना था। बुके का मतलब जहां आप बहुत सारे फूल, अलग अलग तरह के फूल मिला के एक बुके बनाते हो, गुलदस्ता। फूल खरीदे उसने दिल्ली में एक दुकान से। अब ये फूलों का व्यापारी था, इसे फूलों की जानकारी थी, फूलों के बारे में सारी चीजों की नॉलेज थी। इसने वहां फूल वाले जो दुकान थी उसको बोला ये फूल खराब है, ये अच्छे नहीं है फूल। दुकानदार ने डांट दिया, कहा यही फूल है, लेके जाने हैं तो दे के जाओ। मजबूरी थी, खरीद लिए फूल। जब गर्लफ्रेंड को दिए, गर्लफ्रेंड को दिखाए फूल सड़े हुए हैं, गले हुए हैं, गर्लफ्रेंड ने फूल का पूरा गुलदस्ता फेंक दिया। रिश्ता खराब हो गया। अब फिक्स्ड माइंडसेट, इन्होंने वहां फूल की दुकान लगाने की सोची। अच्छी बात है, फूल की दुकान के बारे में तो इनको आइडिया था। साउथ एक्स, दिल्ली में एक बहुत अच्छी मार्केट है, पैसे वालों की मार्केट है, वहां इन्होंने एक दुकान किराए पे लेके फूलों की दुकान लगाई। फूलों के बिजनेस में ना, लगता तो बहुत कमजोर, माने बहुत छोटा सा बिजनेस है, मगर जो काम करते हैं वो फूलों का काम अच्छे से जानते हैं। फूलों से माला कैसे बनानी है, फूल टूट बड़ी जल्दी जाते हैं, खराब हो जाते हैं अगर आप गलत काम करते हो। गुलदस्ता बनाने में अगर कुछ गलत कर दिया तो गुलदस्ता खराब हो जाता है, फूल गल जाते हैं। रंग का कॉम्बिनेशन, लाल के साथ हरा, हरा के साथ नीला, बहुत कॉम्बिनेशन होता है। गुलदस्ता बनाने में बहुत आर्ट लगता है, बहुत सारी चीजें लगती हैं। इन्होंने बंगाल से कुछ लोग लेके जाके दिल्ली में काम शुरू किया। अब जब लोगों को लेके गए दिल्ली में, कुछ दिन बाद लोग दूसरी दुकान में चले जाते थे, भाग जाते थे। बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इन्होंने खुद सीखा, खुद काम करना शुरू किया। मगर कितने दिन खुद काम करेंगे तो कितने दिन चला पाएंगे?
फूलों का बिजनेस, फिर फूल खराब हो जाते थे तो इन्होंने एयर कंडीशन लगाया दुकान पे, उधार पैसा लेके एयर कंडीशन लगाया। हुआ क्या कि इन्होंने उधार में पैसा तो ले लिया, मगर फूल के बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। 15 लाख रुपए तक उधार हो गया। 15 लाख रुपए फूलों के बिजनेस से आप चुका पाओगे? इम्पॉसिबल। इतना ही कमाई फूलों के बिजनेस में नहीं होती है। बर्बाद हो गए, दुकान का किराया नहीं दे पाए, दुकान के मालिक ने आके इनको बाहर धक्का मार के बाहर निकाल दिया, दुकान बंद कर दी। अब कहाँ जाए? 15 लाख रुपए का उधार इनके सिर पे, दुकान है नहीं, सब कुछ खत्म, लेबर छोड़ के जा चुके हैं इनके, बहुत बुरी हालत में थे। हम सब, कई सारे बिजनेसमैन भी कई बार बुरी हालत में आ जाते हैं। हर एक की अपनी एक कहानी है। 15 लाख रुपए उस इंसान पे उधार चढ़ा हुआ है, उसके पास पैसा नहीं है, दुकान नहीं है, काम करने का कोई उपाय नहीं है। अगर फिक्स माइंडसेट होता तो शायद जाके छलांग लगाते थे जमुना में। अभी हाल ही में एक कैफे कॉफी डे के मालिक ने तो वही किया था ना, बैंगलोर में कैफे कॉफी डे के मालिक ने तो वही किया था, आत्महत्या, सुसाइड कर लिया था। फिक्स माइंडसेट, चेंज नहीं करने का माइंडसेट। विकास जी ने चेंज किया, वो माइंडसेट हटा दिया। वो माइंडसेट हटाने के बाद विकास जी ने खान मार्केट में जाके दिल्ली में एक दूसरी दुकान ली, वहां बिजनेस चालू किया। मगर फिर सोचा कि अगर मैं यही फूलों का बिजनेस करूंगा तो 15 लाख रुपए कभी नहीं चुका पाऊंगा, कभी नहीं चुका पाऊंगा 15 लाख रुपए। पर उनको फूलों का बिजनेस बहुत प्यारा लगता था। उन्होंने कहा मैं इस फूलों के बिजनेस के मॉडल को चेंज कर दूंगा, प्रोसेस को चेंज कर दूंगा। मैं शादियों का ऑर्डर लूंगा, बल्क में ऑर्डर लूंगा, और शादियों का ऑर्डर लेते लेते, और वो एक चीज ध्यान जानते थे, क्वालिटी। क्योंकि वो खुद फूलों के बिजनेस में इसलिए आए थे क्योंकि उनको क्वालिटी गुलदस्ता नहीं मिला था। क्वालिटी पे उन्होंने बहुत फोकस किया और धीरे धीरे तरक्की करने लगे। फूलों के बिजनेस को ऑर्गेनाइज बनाया, ऑर्गेनाइज यानी फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस बनाया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी आती थी मैन पावर। लोग कहां से लाएंगे, और जो लोग आएंगे वो भाग जाएंगे छोड़ के। बंगाल, बंगाल में मैक्सिमम लोग मिलते हैं जो फूलों के काम में एक्सपर्ट होते हैं। उनके गांव में चले गए, वो देखा कि वो बच्चे को कब पैसा चाहिए, उनके परिवारों को क्या क्या चाहिए, वो सारी चीजें दी। 1 साल के लिए उन बच्चे को ले लिया, 1 साल के लिए उन बच्चों को ले लिया, सिखाया, उसको खाने का पैसा, रहने का पैसा दिया, और 1 साल बाद उसको सैलरी देके दुकान में नौकरी पे रखा। एक फूलों के बिजनेसमैन कितने पैसे कमा सकता है? कितने पैसे? आज 1998 से लेके आज 2001 में 2021 में आज उनकी कंपनी 600 करोड़ की कंपनी हो गई है, और सिर्फ फूल बेच के। अगर फूल वाला माइंडसेट यही रखेगा, नहीं भाई मैं तो फूल बेचता हूं, मेरे से 600 करोड़ की बिजनेस नहीं हो सकता, तो शायद वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिजनेस को ग्रोथ दिलवाने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए सबसे पहले माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। माइंडसेट, आपका माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट है, यानी आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, या आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है। तो जब आप अपने किसी बिजनेसमैन से कंसल्टेंसी की बात करें, 350 पूरब जी दुकानें हैं, टर्नओवर 600 करोड़ का है। जब आप किसी की बिजनेसमैन से बात करें तो सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि वो किस माइंडसेट को लेके काम कर रहे हैं, किस माइंडसेट को लेके वो काम कर रहे हैं। रोहित श्रेष्ठ जी, मेरे पास ऑप्शन नहीं है आपके साउंड को ओपन करने का, वो आप ही के पास होगा साउंड ओपन करने का ऑप्शन, आप लॉग आउट करके लॉग इन करिए दोबारा। ओके, सो माइंडसेट को पहले पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा कि आपका माइंडसेट फिक्स्ड है कि आप चेंज ही नहीं करना चाहते। भाई 20 साल से धंधा कर रहा हूं, तू क्या सिखाएगा मेरे को? फिक्स माइंडसेट है। मैंने नया बिजनेस शुरू किया था, स्क्रैच से, जीरो से किया, तू क्या मेरे को बताएगा? प्रॉब्लम ये है, तब आप ये बताएंगे कि सर अगर आपने 20 साल से काम किया, 30 साल से काम किया, तो आपके कॉम्पिटिटर कैसे आगे चले गए? आपने 20 साल से काम कर रहे हैं, 30 साल से ये धंधा कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस में ये प्रॉब्लम कैसे आ रही है? और ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जो पूरे बिजनेस को खत्म कर देगी। जेरोक्स, सुभिक्षा, डनलप, बहुत सारे एग्जांपल हमने शेयर किए। तो जब भी प्रॉब्लम की बात आती है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन की बात आती है, तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है माइंडसेट। आपके कस्टमर का माइंडसेट क्या है? बाइक का नाम बता सकता है कोई? चैट बॉक्स पे लिख के बताए।
कौन सा बाइक दिखाई दे रहा है आपको? कौन सा बाइक दिखाई दे रहा है आपको? चैट बॉक्स पे लिख के बताएंगे। रॉयल एनफील्ड, ग्रेट, बुलेट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एनफील्ड, बुलेट। तो हम बुलेट की बात कर रहे थे। बुलेट अंग्रेजों के जमाने का बाइक है, लंदन में शुरू हुआ था। अंग्रेजों का बाइक है, लंदन में शुरू हुआ था, मगर एक इंडियन कंपनी ने उस लंदन की कंपनी को खरीद लिया और इंडिया में बुलेट को बनाना शुरू कर दिया। बुलेट अपने आप को बहुत बड़ा बाइक वाला समझता था बुलेट, समझे भी क्यों ना, अकेला था, अकेला था, मोनोपोली था, मगर भूल गया कि दुनिया धीरे धीरे खुलती चली जा रही है, कंपटीशन आते चले जाएंगे। जापान के बाइक ने आके इस बाइक की पूरी गरिमा नष्ट कर दी। जापान के जो बाइक थे वो हल्के हुआ करते थे, माइलेज ज्यादा हुआ करती थी, तेल कम पीते थे। बुलेट की मार्केट खत्म। 1991 में बुलेट जो बाइक था पूरा का पूरा बैंकरप्ट हो चुकी थी कंपनी, दिवालिया हो चुकी थी कंपनी, कंपनी बंद होने वाली थी, कंपनी बंद होने वाली थी जब बाला सुब्रमण्यम जी ने इसमें ज्वाइन किया। और साथ में बाला सुब्रमण्यम जी लेके आए एक ऐसे व्यक्ति को जो इस बुलेट की कहानी को दुनिया तक पहुंचा सकता था। कोई बता सकता है मैं किसकी बात कर रहा हूं? कौन था जिसने बुलेट को, उसकी कहानी को रिवाइव कर दिया? हमारे प्रोफेसर भी है वो। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ठक्कर नहीं सर, प्रहलाद कक्कड़। एड गुरु प्रहलाद कक्कड़, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। कंटेंट देखिए सर, कंटेंट में बहुत पावर है हमारे। प्रहलाद कक्कड़ जी ने इसकी कहानी को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। बहुत प्यारी कहानी थी। बुलेट जो चलाता है, रॉयल एनफील्ड जो चलाता है, वो अपने आप में रॉयल फील करता है, राजा फील करता है। जब किसी सिग्नल पे 4-5 बाइक वाले खड़े होते हैं तो रॉयल एनफील्ड वाला सिर्फ और सिर्फ रॉयल एनफील्ड वाले को देखता है, उसी से ही बात करता है, दूसरे किसी बाइक वाले से बात ही नहीं करता है। ये फीलिंग की बात है, महसूस करने वाली बात है। इस चीज को उन्होंने दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। और आज 2021 में ये रॉयल एनफील्ड जो 1991 में मर गई थी कंपनी, आज दुनिया की क्रूज बाइक में नंबर 1 कंपनी है। नंबर 1 कंपनी है क्रूज बाइक की दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। ये पावर है प्रहलाद कक्कड़ की कहानी की, ब्रांड की। मैं क्यों बता रहा हूँ ये कहानी? अभी मैंने इतनी देर सिर्फ असफल कंपनीज की कहानी बताई, ये सफल स्टोरी है। कैसे सफल हो जाओगे? आपको माइंडसेट चेंज करना है। प्रहलाद कक्कड़ ने अगर माइंडसेट चेंज नहीं किया होता कंपनी का, तो कंपनी आज इतनी प्रॉफिट नहीं हुई होती। सदियों पुरानी कंपनी, 100 साल पुरानी कंपनी, लंदन, अंग्रेजों के भारत आने के पहले की कंपनी, उसको इन्होंने रिवाइव कर दिया 1991 के बाद। कंपनी के मालिक ने कहा होता भाई ये तो मेरी बहुत पुरानी कंपनी है, 50-100 साल की पुरानी कंपनी, तुम क्या बताओगे इसमें? नहीं बॉस, कंपनी पुरानी हो सकती है मगर मार्केट चेंज हो रही है, कंज्यूमर चेंज हो रहा है। आपको कंज्यूमर के हिसाब से चेंज होना है, मार्केट के हिसाब से चेंज होना है, अपने लिए चेंज नहीं होना है, आपको मार्केट के लिए चेंज होना है। जब आप मार्केट के लिए चेंज हो जाओगे ना, तो आपकी कंपनी जितनी भी पुरानी हो, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आप हमेशा नए रहोगे, नए रहोगे हमेशा। सो माइंडसेट की बात कर रहा हूं मैं। बट अब मैं आता हूं सीधा प्रॉब्लम में, ग्रोथ की प्रॉब्लम। लोग ग्रो करना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं समय के साथ। इंसान तो अपने हिसाब से हर साल हैप्पी बर्थडे टू यू मनाता है और ग्रो कर जाता है, पर कंपनी हर साल हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं बना सकती। मनाती है, डेट आ जाती है तो मनाती है, बट हैप्पी बर्थडे टू यू का मतलब आप एक साल बड़े हो गए हो। बिजनेस में बड़े हुए हो क्या? बिजनेस में बड़े हुए हो? ये ग्रोथ है बिजनेस की। आपका रेवेन्यू ग्रो हुआ है, आपकी प्रॉफिट ग्रो हुई है, आपके कस्टमर्स ग्रो हुए हैं, आपके सेल्समैन ग्रो हुए हैं, आपकी एम्प्लॉय की टीम ग्रो हुई है, आपके प्रोडक्ट ग्रो हुए हैं, आपके बिजनेस में ग्रोथ हुई है, डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। ग्रोथ हर तरह से देखी जाती है जब आप बिजनेस की ग्रोथ की बात करते हैं। मैं इंसान के ग्रोथ की बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेस की ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, और बिजनेस की ग्रोथ हर तरह से देखी जाती है। आपको जब कोई बिजनेसमैन कहता है कि बॉस मुझे ग्रो करना है, आपको जब कोई बिजनेसमैन कहता है कि मुझे ग्रो करना है, तो आप उससे सवाल करें कि किस तरीके से ग्रो करना है सर।
किस तरीके से ग्रो करना है। एक रिटेल है, आप 10 रिटेलर बनना चाहते हैं, 10 दुकान करना चाहते हैं, आप 500 दुकान करना चाहते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल आके, आप अपनी एम्प्लॉय की टीम बढ़ाना चाहते हैं, अभी 10 एम्प्लॉय है, इसको 100 एम्प्लॉय बनाना चाहते हैं, आप कस्टमर्स बढ़ाना चाहते हैं, अभी आपके पास 500 कस्टमर आते हैं, इसको 3000 कस्टमर करना चाहते हैं, आपका रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, अभी आपका 10 लाख का टर्नओवर है, इस 10 लाख के टर्नओवर को 1 करोड़ का टर्नओवर बनाना चाहते हैं, आप प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, अभी आपकी प्रॉफिट जितनी है उस प्रॉफिट से आपको 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ग्रोथ हर दिशा में हो सकती है, आप सब दिशा में नहीं भाग सकते। डॉक्टर विवेक बिंद्रा हमेशा एक बात कहते हैं, अगर आप बहुत सारे खरगोशों के पीछे भागोगे तो एक भी खरगोश पकड़ नहीं पाओगे, आपको किसी एक के पीछे पहले भागना है, पहले उसको पकड़ लो फिर आप दूसरे पे जाओ। तो जब मैं ग्रोथ की बात करता हूं तो ग्रोथ में आपकी तरह ब्रॉडली 2 फंक्शंस काम करते हैं, या तो आप ऐड करना चाहते हो या आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो। ऐड और मल्टीप्लीकेशन में फर्क क्या है, आप 2 दुकानें हैं, आप 2 से 3 दुकानें करना चाहते हो, एक दुकान बढ़ गई, और वहीं मल्टीप्लाई करना चाहते हो, 2 दुकानें हैं, आप 3 गुना करना चाहते हो, यानी 6 दुकानें बनाना चाहते हो। तो ये दोनों की स्ट्रैटेजीज अलग होंगी, दोनों की प्लानिंग अलग होगी, दोनों की प्रॉब्लम्स अलग होंगी। तो आपको पहले ये पता करना है कि वो ऐड करना चाहते हैं या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अब ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी क्या है, मेन मुद्दा क्या है, कस्टमर। अभी शायद चैट बॉक्स पे भी किसी ने यही मैसेज डाला था कि लो क्रेडिट सेल कैसे बनाए। तो कस्टमर्स बढ़ाने, हमें मुद्दा ये है कस्टमर्स बढ़ाने। कस्टमर्स कैसे बढ़ेंगे, कस्टमर्स बढ़ाने का या ग्रोथ का ना एक सीक्वेंस है, यानी पैटर्न है जो ऑलरेडी बनाया हुआ है, ऑलरेडी सेट किया हुआ है। आप अगर गाड़ी खरीदते हैं तो चक्के का इन्वेंशन दोबारा नहीं करते कि भाई मैंने गाड़ी खरीदी अब चक्का मुझे इजाद करना पड़ेगा, इनोवेट करना पड़ेगा, चक्का तो ऑलरेडी बना हुआ है, आपको सिर्फ लगाना है, फिटिंग करनी है। सिमिलरली अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो ग्रोथ के लिए कोई नया पॉलिसी, नई चीज इजाद नहीं करनी है, ऑलरेडी है, उसी को अप्लाई करना है। क्या, ग्रोथ करने के लिए 2 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, एक है सस्टेनेबिलिटी, दूसरी है स्केलेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब अभी जहां है आप उसको पहले सस्टेन तो करिए। आपके पास अभी 500 कस्टमर आते हैं, आपने कहा मुझे 10,000 कस्टमर चाहिए, और 10,000 कस्टमर के लिए आपने 2 दुकानें और खोल ली। 2 दुकानें खोलते ही आपका ज्यादा से ज्यादा समय वहां लगेगा। मेरे को संजय कतूरिया सर, हमारे डायरेक्टर है, चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर है, उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो कहते हैं कि जब आपके पास एक बच्चा 10 साल का हो जाता है, आप दूसरा बच्चा पैदा करते हो, तो दूसरे बच्चे को भी उतना ही समय देना है जितना आपने पहले बच्चे को जब वो जन्म लिया था तब दिया था। 10 साल के बच्चे को ज्यादा समय नहीं देना है, मगर जो नया आएगा ना उसको उतना ही समय देना है, वैसे ही नैपी चेंज करनी है, रात को वैसे ही जागना है, वो वैसे ही रोएगा, वो वैसे ही खाएगा। नया बिजनेस भी नए बच्चे के समान होता है, नया बिजनेस भी नए बच्चे के समान होता है, आपको उस नए बिजनेस को भी उतना ही समय देना है जितना आपने पहले बिजनेस को दिया था। तो अल्टीमेटली बात ये आ रही है कि जब आप नया बिजनेस शुरू करते हो, ग्रोथ के लिए नई दुकान चलाते हो, शुरू करते हो, उस नई दुकान में भी आपको उतना ही समय देना पड़ेगा जितना कि आपने पहली दुकान में दिया था। अब जैसे ही आप उस पहली दुकान से निकल के दूसरी दुकान में जाते हो, समय ज्यादा देते हो, पहली दुकान धराशायी हो जाती है। आपने सोचा 500 कस्टमर को आप 10,000 कस्टमर बनाओगे, हुआ ये कि 10,000 कस्टमर बनाने के चक्कर में आपके 500 भी नहीं रहे, धंधा खत्म। तो 500 जो कस्टमर आपके पहले हैं, पहले उनको संभाल के रखो, उनको संभालना जान आना चाहिए, तब आप 10,000 पे जाओ। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आप एक जगह पे आके जितने कस्टमर्स आपके हैं, जितना रेवेन्यू आपका है, जितना टर्नओवर आपका है, पहले उसको फ्रीज कर दो, यानी वो नीचे नहीं जाना चाहिए, वो गिरना नहीं चाहिए। इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। एक बार आपकी सस्टेनेबिलिटी हो गई, तब आप इसको ग्रोथ में लेके जाओ, स्केलेबिलिटी में लेके जाओ। तो सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी, इस 2 चीजों के बीच में सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू कम नहीं होना चाहिए, सेल कम नहीं होनी चाहिए। जब आपकी सेल कम नहीं होगी तब आप दूसरे बिजनेस के बारे में सोचोगे। विशाल गुटगुटिया जो फर्न्स एंड पेटल्स, उन्होंने भी वही किया। जब उन्होंने खान मार्केट में दुकान शुरू की, प्लस उन्होंने शादियों के सीजन में, शादियों में सजावट शुरू की फूलों की, उन्होंने अपने बिजनेस को एक लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। अब वो देख रहे हैं कि ये बिजनेस इस लेवल से ऊपर नहीं जा रहा है, मगर ये लेवल से नीचे भी नहीं जा रहा है, लेवल से ऊपर भी नहीं जा रहा है, लेवल से नीचे भी नहीं जा रहा है। अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। उनका रेवेन्यू एक जगह फ्रीज हो गया।
रेवेन्यू के साथ साथ आपको दूसरी चीज पे ध्यान देना है, वो है आपकी ग्रॉस प्रॉफिट। बिजनेस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट सही होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, तब आप दूसरे बिजनेस में जाएं। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट अगर स्टेबल होगी तब आप एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है, आपका पुराना जो बिजनेस है जो चल रहा है, उसकी सैलरी, उसके खर्चे, अपने घर का खर्चा, ये सारी चीजें आप निकाल पाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपने दूसरी दुकान तो खोल ली, इधर आपकी पहली दुकान की प्रॉफिट नीचे चली गई, इतनी नीचे चली गई कि आप उस दुकान में, पुरानी दुकान में जो लड़के काम कर रहे थे उनकी सैलरी ही नहीं दे पा रहे हो। नई दुकान की बात तो छोड़ ही दो, जेब से पैसा निकाल के सैलरी देनी पड़ रही है। अगर आपको जेब से पैसा निकाल के सैलरी देनी पड़ रही है, वो स्केलेबिलिटी नहीं है। उस समय आप ग्रोथ की बात सोचो भी मत। तो जब मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, सेल की बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले जो आपकी अभी की सेल है उसको आपको पहले एक जगह पे जाके खड़ा करना है, स्टेबल करना है, सस्टेन करना है, फिर आप धीरे 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 ऊपर की तरफ जा सकते हो। जैसे कि हमारे हेनरी फोर्ड जी ने किया था, फोर्ड मोटर्स जिन्होंने स्टार्ट की, लैंड रोवर, जगुआर, ऑफ कोर्स अभी हमारे रतन टाटा जी के पास है लैंड रोवर, जगुआर, मगर फोर्ड मोटर्स जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटेन में थी, उनकी हुआ करती थी और बहुत रॉयल गाड़ी की कंपनी थी। हेनरी फोर्ड को ब्रिटेन में सर हेनरी फोर्ड के नाम से जाना जाता है, सर की उपाधि दी गई है उन्हें। और सबसे बड़ी बात, हेनरी फोर्ड के जो पड़पोते हैं एल्फ्रेड फोर्ड जी, वो हमारे प्रोफेसर है, बड़ा बिजनेसमैन, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ है। अब इनकी एक कहानी है, छोटी सी कहानी है, अगर आप लोग परमिशन देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, शेयर करूंगा। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं आगे, मैंने यस करेंगे तो मैं से समथिंग अबाउट एम्प्लॉय। आ रहा हूं सर। ओके, थैंक यू। यस, आगे कई सारे। सो हेनरी फोर्ड की कहानी है, एल्फ्रेड फोर्ड की नहीं, हेनरी फोर्ड की, जिन्होंने फोर्ड मोटर्स चालू की। अब ये कहानी उस समय की है जब गाड़ी गाड़ी अमेरिका में, ब्रिटेन में, मतलब जितने भी डेवलप्ड देश थे ना, बड़े बड़े देश, उन देशों में भी गाड़ी लग्जरी हुआ करती थी। जैसे आज इंडिया में हर घर में गाड़ी नहीं है, गाड़ी खरीदना एक अपने आप में सम्मान की, लग्जरी की बात है। अमेरिका में, यूरोप में, वहां उस समय गाड़ी खरीदना लग्जरी की बात हुआ करती थी। सबके घरों में गाड़ी नहीं होती थी, पर जिनके घरों में होती थी या जिनके घरों में होनी चाहिए उनके घरों में थी, वो गाड़ियां खरीद चुके थे, सर्विसिंग कराते थे रेगुलर। हेनरी फोर्ड ने देखा ये सर्विसिंग भी कराते, इन्होंने गाड़ियां भी ले रखी हैं, अब यहां से मार्केट ऊपर कैसे जाएगी, ग्रोथ कैसे होगी। उन्होंने असेंबली लाइन का प्रोसेस शुरू किया। असेंबली लाइन का प्रोसेस क्या होता है? उस समय का एक बहुत बहुत बड़ा प्रोवर्ब आया था, लोग कहते थे ब्लैक कार। उन्होंने कहा कि मैं असेंबली लाइन बनाऊंगा, सारी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। कैसे? क्योंकि सारी गाड़ियां असेंबली लाइन में बनेगी, मानी चक्का लग रहा है तो सबका चक्का लग रहा है, लाइटें लग रही है तो सबकी लाइटें लग रही हैं, सीट कवर चढ़ रहे हैं तो सबके सीट कवर चढ़ रहे हैं, रंग हो रहा है तो सबका रंग हो रहा है, और सबका रंग हो रहा है काला। हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो तहलका मचाया था, उसको ब्लैक कार के नाम से भी जाना जाता है। आप गूगल में लिखिएगा ब्लैक कार, पूरा रेवोल्यूशन था ब्लैक कार। क्योंकि हेनरी फोर्ड का एक ही महत्वाकांक्षा थी कि मैं यूरोप में, अमेरिका में, हर घर में एक गाड़ी देखना चाहता हूं। मैं गाड़ी को इतना सस्ता कर दूंगा, इतना सस्ता कर दूंगा कि हर आदमी के घर में गाड़ी होगी। और उन्होंने कर दिया, गाड़ी को सस्ता कर दिया, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर दिया। आप में से कई लोग बिजनेस करते होंगे, प्रोडक्शन करते होंगे, अभी मैंने बताया ना, इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट, तो मैं थ्रूपुट की बात कर रहा हूं। अगर आप थ्रूपुट में खर्चा कम कर देते हैं, खर्चे को एकदम मिनिमम ले आते हैं, तो शायद वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कस्टमर की जिंदगी में उस प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। हेनरी फोर्ड ने वही किया, प्रोडक्शन कॉस्ट एकदम नीचे कर दी, एकदम नीचे कर दी। तो असेंबली लाइन का शुरुआत की, प्रोडक्शन कॉस्ट को एकदम नीचे कर दिया। हेनरी फोर्ड के पड़पोते एल्फ्रेड फोर्ड भी हमारे साथ मिलके डॉक्टर विवेक बिंद्रा के इस बड़ा बिजनेस ऐप में प्रीमियम कोर्स में सब्सक्राइब जो करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, उस प्रीमियम कोर्स में आपको यही बताया है कि प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक फैक्ट्री में, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कैसे कम की जा सकती है। रतन टाटा जी ने भी किया था, बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था टाटा नैनो का, 1 लाख रुपए में गाड़ी, वो चला नहीं, ये अलग बात है,
वहां भी एक फंक्शन में गड़बड़ हो गई थी, इसलिए वो गाड़ी नहीं चली। अगर बाद में कभी समय मिलेगा मैं उस फंक्शन के बारे में या रतन टाटा जी की टाटा नैनो की केस स्टडी के बारे में भी आपसे बात करूंगा, डिस्कस करूंगा। मगर फिलहाल प्रोडक्शन कॉस्ट अगर आप कम कर सकते हैं अपनी प्रोडक्शन का, तो आप कस्टमर को बहुत ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं, और जब आपके कस्टमर को वैल्यू मिलेगी वो ज्यादा खरीदेगा, मास में खरीदेगा, आपका ग्रोथ हो जाएगा। मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। प्रोडक्शन कॉस्ट कम करके भी ग्रोथ किया जाता है, ये हेनरी फोर्ड जी ने बताया था। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है ग्रोथ और प्रॉफिट की। अगर मैं आज बिजनेस में प्रॉफिट, अगर मेरा मूल उद्देश्य है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे प्रॉफिट करनी है, जो सब बिजनेसमैन का होता है, बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट करनी है। अब प्रॉफिट कैसे की जाती है? लोग कहते हैं माल बेच के। नहीं सर, नहीं, लोगों को खुश रख के, लोगों को खुश रख के। मैं फिर वापस आता हूं विशाल गुटगुटिया जी की कहानी पे, फर्न्स एंड पेटल की कहानी पे। उन्होंने जब दिल्ली में पहली दुकान खोली साउथ एक्स में, दुकान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो बंगाल से लोगों को लेके जाते थे जो फूलों का काम जानते हैं, वो लोग वहां जाते थे, दिल्ली की चकाचौंध देख के वो दूसरी जगह काम पे भाग जाते थे या घर चले जाते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या, बिना लोगों के तो काम ही नहीं कर पाएंगे वो। तो उन्होंने मेदिनीपुर, बंगाल के मेदिनीपुर जैसे इलाके में, खड़गपुर के पास जो इलाका है जहाँ फूलों का काम सबसे ज्यादा होता है, वहां पे एक ट्रेनिंग सेंटर के तौर पे खोल दिया। लड़कों को जो काम के लायक होते हैं, लड़के जो काम करना चाहते हैं, जो इनकम करना चाहते हैं, वो उनको अपनी फ्रेंचाइजी की दुकानों में रख के 1 साल की ट्रेनिंग देते थे, खाने का पैसा, रहने का पैसा वहीं देते थे। और जब वो ट्रेन हो जाते थे, तैयार हो जाते थे, उनको वहीं नौकरी भी दे देते थे, सैलरी भी दे देते थे। अब एक आदमी जो रहना दे रहा है, खाना दे रहा है, वो लड़का जब उस आदमी की नौकरी छोड़ेगा ना, तो उसके माँ बाप घर में जो बैठे हुए हैं वो पीछे से डंडे से मारेंगे कि तेरे को इतनी मेहनत करके उन्होंने सिखाया, तेरी जिंदगी सवारी, तू कैसे छोड़ सकता है? आप जब एक एम्प्लॉय रखते हैं तो आप सिर्फ एम्प्लॉय नहीं रखते हैं, आप उनके पूरे परिवार को अपने कंपनी के साथ जोड़ लीजिए, देखिए वो कैसे छोड़ के जाएगा। कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। एक हस्बैंड जिसकी पूरी फैमिली को एक ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है, आज बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वैक्सीन लगा देना, किसको? माँ बाप को। माँ बाप के लिए एक हेल्थ कार्ड बना देना, वाइफ के लिए वैक्सीन का इंतजाम कर देना। ये सारी चीजें जब कंपनी करती है ना, पूरे परिवार के लिए, किस लिए करती है? ताकि आप जब छोड़ के जाओ, आपका परिवार पीछे खड़ा है आपके सपोर्ट में। वो परिवार इस लड़के को जो छोड़ के जा रहा है नौकरी, उसको नौकरी छोड़ के जाने नहीं देगा। एक फैमिली बॉन्डिंग हो जाती है। हम आज भी इंडिया में रहते हैं, और इंडिया या नेपाल या इस तरीके की साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इमोशंस बहुत काम आते हैं। हमारा पूरा एचआर का प्रोग्राम है जो आपको ये बताता है इमोशंस और रैशनल, लॉजिक और लॉयल्टी दोनों को कैसे मिला के रखना है। लॉजिक और लॉयल्टी दोनों को कैसे मिला के रखना है। तो एक बिजनेस जब आपका चलता है, एक बिजनेस जब आपका ग्रो करता है, तो सिर्फ प्रोडक्ट के कारण ग्रो नहीं करता है, आपको अपने लोगों को भी ख्याल रखना है। प्रोडक्ट प्लस पीपल, अगर आप ये 2 P को प्लस कर देते हैं ना, तब आती है तीसरा P, वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट आपके बिजनेस को सस्टेन बनाएगा, स्टेबल बनाएगा। और स्केल कौन सा करेगा? प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब जो चीजें आपको बार बार करनी पड़ती हैं, रिपीट करनी पड़ती हैं। विवेक सर हमेशा कहते हैं जो रिपीटेबल है ना, रिपीटेबल को स्केलेबल कर सकते हो। जो काम आप बार बार करते हो उसको टेक्नोलॉजी में डाल दो, वो काम ऑटोमेटिकली होता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, एक इंसान के पास, मेरे पास, आपके पास, हम सबके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। मगर जब आप 10 आदमियों को एक ही काम करवाते हो, रिपीटेबल काम करवाते हो, तो आपके पास 10 आदमी है, यानी आपके 24 घंटे 240 घंटे बन जाते हैं। आप जो काम 224 घंटे में करते थे, वो काम आपका 24 घंटे में 240 घंटे का काम हो जाता है। यानी आप 10 दिन का काम एक दिन कर रहे हो, क्योंकि आपके साथ 10 लोग लगे हुए हैं। और ये 10 लोग वही कर रहे हैं जो एक प्रोसेस में है। हर एक आदमी अपनी अपनी तरह से, अपने अपने तरीके से नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं फिर विवेक सर की वही बात करूंगा कि जब आप रथ में बैठते हो, 4 घोड़े आपके रथ को खींचते हैं, चारों घोड़े अगर 4 दिशा में जाए तो रथ टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आपके चारों घोड़ों को एक ही दिशा में दौड़ना है, इसको कहते हैं प्रोसेस। और जब आपका प्रोसेस सेट हो जाता है, आप देखिए आपके बिजनेस में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप रिपीट कर सकते हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोसेस में ला सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, ऐसे बहुत सारे फंक्शन होंगे, बहुत सारे फंक्शन होंगे, उसको हम एसओपी कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। मैकडोनल्ड
आपने सुना होगा विवेक सर को एग्जांपल देते हुए, मैकडॉनल्ड का बर्गर 7 स्टेप में बनता है और हर जगह हर मैकडॉनल्ड के आउटलेट में वही 7 स्टेप है। एक आदमी वही 7 स्टेप फॉलो करके बर्गर आपको देता है। डोमिनोज, तो इंडिया में कहीं भी चले जाइए 30 मिनट में आपको डोमिनोज का पिज्जा मिल जाएगा। 30 मिनट, नहीं तो वो कहता है ना पैसा वापस दे देंगे। 30 मिनट, तो 30 मिनट में अगर उसको किसी के घर में पिज्जा पहुंचाना है तो वो पूरा बैक कैलकुलेशन करके प्रोसेस सेट कर देता है कि बस फर्स्ट स्टेप है, जैसे ही ऑर्डर आएगा ये ऑर्डर इमीडिएटली पीछे ऑपरेटिंग टीम को जाएगा, ऑपरेटिंग टीम के पास पिज्जा आधा बना हुआ है, उस पिज्जा को वो ओवन में डालेगा, पिज्जा बनाएगा, 7 मिनट से 8 मिनट के अंदर पिज्जा बन जाना चाहिए। वो पिज्जा पैकिंग होके 10 मिनट में उस जो डिलीवरी बॉय है उसके पास चला जाएगा और बाकी का 15 मिनट टाइम उसका डिलीवरी बॉय का घर जाने में लगेगा और देने में लगेगा। बन गया प्रोसेस। आप भी प्रोसेस बना सकते हैं अपने बिजनेस में। ग्रोथ करना है तो फंक्शन थ्रूपुट को आप प्रोसेस में डालिए, इनपुट को प्रोसेस में डालिए, आउटपुट को प्रोसेस में डालिए। इनपुट को तो प्रोसेस में डालने के लिए पूरा का पूरा ईआरपी प्रोग्राम बना हुआ है। ईआरपी पूरा का पूरा इनपुट को डालता है प्रोसेस में, आउटपुट को डालने के लिए पूरा का पूरा सीआरएम बना हुआ है। सीआरएम पूरा का पूरा आउटपुट को प्रोसेस में डाल देता है। थ्रूपुट को अभी हमने असेंबली लाइन की बात की, इस तरीके से और भी बहुत सारी असेंबली लाइन है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसको आप थ्रूपुट को पूरा का पूरा प्रोसेस में डाल सकते हो। अगर आपके बिजनेस में आप प्रोसेस नहीं बना पाओगे तो स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी और फिर स्केलेबिलिटी तो भूल ही जाओ, स्केलेबिलिटी भूल जाओ। स्केलेबल मॉडल, अगर मैं स्केलेबल मॉडल की बात करता हूं तो हमारे राधेश्याम दीक्षित जी याद आते हैं, हमारे प्रोफेसर है ये भी। बुलंदशहर यूपी के एक छोटे से जगह पे बुलंदशहर में राधेश्याम दीक्षित जी ने दूध का काम शुरू किया। कंपनी का नाम दिया आनंदा डेयरी। लोगों ने मना किया, अमूल है, अमूल है, अमूल है, इतनी बड़ी कंपनी इसके सामने टक्कर कैसे ले पाएगा। कहा मैं एक प्रोसेस सेट कर दूंगा, एक प्रोसेस सेट कर दूंगा जिससे मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली स्केल हो जाएगा। इन्होंने प्रोसेस सेट किया, उसका नाम दिया बॉट, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। आज इंडिया में सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर खड़े करने वाले अगर किसी कंपनी का नाम आता है तो राधेश्याम दीक्षित आनंदा डेयरी का नाम आता है। क्योंकि ये एक लड़के को पकड़ते हैं, उसको कहते हैं कि तुझे मैं एंटरप्रेन्योर बनाऊंगा, बिल्ड करते हैं उसका बिजनेस मॉडल, उसका आनंदा डेयरी का फ्रेंचाइजी मॉडल पूरा बिल्ड करते हैं, खड़ा करते हैं, ऑपरेट करा के देते हैं, पूरा प्रोसेस में है और फिर उसको हैंड ओवर कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। 5500 से ज्यादा फ्रेंचाइजी दिल्ली एनसीआर में आनंदा डेयरी की है। ये भी हमारे प्रोफेसर है, ये भी हमारे साथ हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर हमारे साथ हैं, रितेश अग्रवाल भी है। यहां मैं थोड़ा सा नेगेटिव जाऊंगा। प्रोसेस को जब आप स्केलेबिलिटी के लिए लेते हैं आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रोसेस कोई नेगेटिव प्रोसेस तो नहीं है, नुकसान तो नहीं कर रहा है इस प्रोसेस से। रितेश अग्रवाल जी की गलती हो गई 2017-18 में। क्या गलती हो गई कि उन्होंने कुछ चीजें ऐसी हो रही थी उनके पूरे प्रोसेस में जो गलत हो रही थी, कंज्यूमर कस्टमर के साथ गलत हो रही थी। आपने ओयो में होटल बुक किया, फोटोग्राफ बहुत पसंद आया, होटल बुक कर दिया। रूम में जब आप गए वहां पे रूम में कुछ आपको गलत लगा, आपने ओयो की सर्विस सेंटर कस्टमर सर्विस को फोन किया, कस्टमर सर्विस ने होटल वाले को फोन किया, होटल वाला कस्टमर सर्विस की बात नहीं सुन रहा है। ये इग्नोर कर दिया रितेश अग्रवाल ने और जैसे ही वो स्केल अप किया ये प्रॉब्लम भी स्केल अप हो गई। और अल्टीमेटली क्या हुआ हम सब जानते हैं, 2019 में, उस समय कोरोना नहीं आया था, 2019 में ही रितेश अग्रवाल की कंपनी ओयो, कई सारे होटल वालों ने रितेश अग्रवाल के खिलाफ, ओयो के खिलाफ काम करना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया। कंपनी धीरे धीरे नीचे आने लग गई। पर टाइम रहते, समय रहते रितेश अग्रवाल ने प्रॉब्लम को पकड़ लिया और उस पूरे प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश की। आज दोबारा रितेश अग्रवाल बाउंस बैक करके दोबारा आ रहे हैं मार्केट में। ऐसे ही रितेश अग्रवाल, एल्फर्ड फोर्ड, राधेश्याम दीक्षित, ऐसे ही बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, आप सबको मालूम है, हमारे साथ जुड़ते चले गए। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोसेस सेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस में स्केलेबिलिटी को एक नया आयाम दे रहे हैं, एक नया रूप दे रहे हैं, आपका मॉडल डेवलप कर रहे हैं। माइंडसेट तो आप ही के पास रहेगा, माइंडसेट चेंज करना ये आप ही के हाथ में है। मगर हाँ, एक बार अगर आप माइंडसेट चेंज करते हैं ना, तरीके हम आपको बता देंगे। हमारे पास ऐसे भी बिजनेसमैन हैं जिन्होंने फूल जैसे बिजनेस को, फूलों के बिजनेस को 600 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी बना के खड़ा कर दिया फ्रेंचाइजी मॉडल से। फूल, न्यूज़पेपर 20 पैसे 25 पैसे देते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर को, जो आदमी आपके घर में आके न्यूज़पेपर डेली दे के जाता है ना, 20 पैसे 25 पैसे मिलते हैं उसको, फिर भी वो दैनिक भास्कर के साथ जुड़ा रहता है। गिरीश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे हमारे साथ और एक एक इंसान इतना पावरफुल है कि आपके बिजनेस को एक नई दिशा दे सकता है, नया आयाम दे सकता है। और कैसे?
फिजिकल और डिजिटल दोनों, यानी आपको हम इनसे फिजिकल रूबरू दिखाएंगे इनको, या आपके सामने फिजिकली खड़े होकर आपको बताएंगे। डिजिटल तो है ही हमारे बड़ा बिजनेस के ऐप में। आज की अंतिम प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, फिर नेक्स्ट सेशन में इसको भी कवर करने की कोशिश करूंगा कि अब कस्टमर कैसे बढ़ाएं। कस्टमर कैसे बढ़ाएं? कस्टमर बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ताकत देखनी है। जैसे हमारे वैल्यू मनी सर ने देखी थी थायरोकेयर, उनको सेल्स करना नहीं आता था, मार्केटिंग नहीं आता था, मगर उनको रिसर्च करना और थायराइड के लिए जो टेस्ट करना है वो बहुत अच्छे से आता था। उन्होंने टेस्ट पे फोकस दिया, पूरा ध्यान टेस्ट पे लगाया, मार्केटिंग और पूरी सेल्स को आउटसोर्स कर दिया। आप भी देखिए आपकी ताकत कहाँ है। आप अगर अपनी ताकत पे ध्यान देंगे ना, बाकी का काम आउटसोर्स कर देंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। नाइक, नाइक का नाम सुना आपने? NIKE, नाइक। नाइक का नाम सुना होगा आपने, अगर हाँ सुना है तो यस कहिए। नाइक जूते, चप्पल, टी शर्ट, बहुत कुछ पहनते हैं। ओके, नाइस, ग्रेट। तो नाइक भी आज सिर्फ ब्रांडिंग मार्केटिंग पे ध्यान देती है, मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं, प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देती है, क्योंकि प्रोडक्शन करती ही नहीं है नाइक। नाइक का सारा प्रोडक्शन आउटसोर्स्ड है, मगर फिर भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मार्केटिंग, ब्रांडिंग, चले गए वो जमाने जब आप टीवी में, न्यूज़पेपर में, होर्डिंग में ऐड देते थे। चले गए जब वो जमाने जब आप स्टेशन पे खड़े होकर लीफलेट बंटवाते थे। खत्म, वो जमाने नहीं है। अब एक ही जमाना है, वो है डिजिटल मार्केटिंग का, ऑनलाइन। आने वाले दिनों में आपको और भी सोशल मीडिया के, और भी मीडिया के प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, पर आपको ये ऐड करने का मौका यहीं पर करना होगा। आप फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टिंडर पे, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मार्केटिंग करनी होगी। लोग आज की डेट में ऑनलाइन है, अभी आप और मैं जूम पे बैठे हैं ना ऑनलाइन, तो हमेशा ऑनलाइन रहते हैं आजकल लोग। आप देखिए आपके खुद के समय में, आप अगर सारा दिन में 16 घंटा जागते हैं, 17 घंटा जागते हैं सारा दिन में, उस 16 घंटा में आप कितने घंटे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ये सारी चीजों में आप फोकस करते हैं? बहुत सारा समय आपका चला जाता है उसी में। ई कॉमर्स में आपको शिफ्ट होना होगा कस्टमर बढ़ाने के लिए। ई कॉमर्स का मतलब आपको वेबसाइट नहीं बनानी है, आपको वेबसाइट नहीं बनानी। अगर बना सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। आप ऐप बनाइए, वेबसाइट बनाइए, पर अगर आपको ई कॉमर्स जाना है, ई कॉमर्स में आप एक्जिस्टिंग जो हमारे बड़े बड़े ई कॉमर्स की साइट्स है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, इन सारी साइट्स पे फोकस करिए। ऑनलाइन पेमेंट, जो सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं, अभी तो व्हाट्सएप पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सबसे पेमेंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस पे भी आपको ऑनलाइन ई कॉमर्स में आप आ सकते हैं। आप होम डिलीवरी करिए, ऑनलाइन पेमेंट ले लीजिए। बहुत सारे ऐसे मॉडल है, बहुत सारे ऐसे मेथड हैं, बहुत सारे ऐसे मेथड है। जब आप डिजिटल हो जाएंगे तो आपको ऑनलाइन जाने का मौका मिलेगा। व्हाइट लेबलिंग, अगर आप प्रोडक्शन करते हैं, आप मैन्युफैक्चर हैं, जरूरी नहीं है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग के साथ अपना ब्रांड भी बनाना है। आप जो ब्रांडेड कंपनीज हैं उनके लिए मैन्युफैक्चर कर दीजिए। लावा मोबाइल एक टाइम पे बहुत अच्छा काम किया करता था, लावा मोबाइल, पर अभी वो लावा मोबाइल बहुत ज्यादा काम नहीं करता, मगर उनका मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो इंडिया में दूसरे मोबाइल के ब्रांड्स के लिए प्रोडक्शन करता है। आप भी उसी तरीके से प्रोडक्शन कर दीजिए, व्हाइट लेबल कर दीजिए अपने आप को। ऑटोमेटेड रिटेल, बॉस अगर आप रिटेल बिजनेस करते हैं ना तो ध्यान रखिएगा, रिटेल भी ना ऑटोमेटिक होने जा रही है। आज पेप्सी, कोका कोला मशीन है, आप कॉइन डालिए, पैसा डालिए, आपको नीचे में आ जाएगी पेप्सी, कोका कोला चिप्स का पैकेट। एक समय में जो दुकानों में मिलता था, वो आज मशीन दे रही है करके, मशीन दे रही है करके। बहुत सारी चीजें हैं। एक्सपोर्ट, जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, सीधा ध्यान में आता है अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया। क्यों? अगल बगल हमारी कंट्रीज नहीं है, देश नहीं है? हम अगल बगल देशों से शुरुआत कर सकते हैं एक्सपोर्ट की और इम्पोर्ट की। आप मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, यानी आप खुद अपनी बिजनेस का, अपने ब्रांड का नेटवर्क बनाना शुरू कर दीजिए। हर चीज का नेटवर्क बन सकता है अगर प्रॉपरली आपने कमीशन स्ट्रक्चर और प्रॉपरली नेटवर्क में लोगों को जोड़ने का प्रोसेस बनाया। राइट, पूरब जी कह रहे हैं बड़ा बिजनेस के हेड ऑफिस में, एकदम है। बड़ा बिजनेस के हेड ऑफिस में नहीं, आने वाले दिनों में आपको हर जगह यही दुकानें नजर आएंगी, मशीनें, ऑटोमेटेड रिटेल काउंटर्स नजर आएंगे, बहुत कम पैसे में, कमीशन भी नहीं देनी पड़ती कंपनी को। आप दुकानदार से माल बिकवाते हो, दुकानदार को कमीशन देनी पड़ती है, 25 पैसा 50 पैसा आपको देना पड़ता है, ये बच जाता है पूरा पूरा। बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए लोग अभी धीरे धीरे बड़े बड़े ब्रांड्स ऑटोमेटेड मशीन में चेंज हो रहे हैं, और बड़े बड़े रिटेलर ऑटोमेटेड मशीन लेके आ रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, मगर सबसे बड़ी चीज जो आपको करनी है, आप अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर मत करो, आप अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर मत करो। विवेक सर का ये गोल्डन स्टेटमेंट आपके सामने है,
जिंदगी में ऐसा मुकाम हासिल करो कि लोग आपको इग्नोर नहीं करें, सर्च करें, सर्च करें। आप अपने आप को आगे बढ़ाओ, बड़ा ब्रांड बनाओ, बड़ा बिजनेस बनाओ। इसी के साथ स्ट्रैटेजी आपको मैंने दे दी। स्ट्रैटेजी कभी काम नहीं करेगी जब तक आप नॉलेज को फ्रेमवर्क में डाल के एग्जीक्यूट ना करो। स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब नॉलेज को आप फ्रेमवर्क में डाल के एग्जीक्यूट करते हो। अदरवाइज स्ट्रैटेजी में और सपने में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हम सपने देखते हैं कि मैं मुकेश अंबानी बन जाऊंगा, मैं एंटीला का मालिक बनूंगा, मेरे छत पे हेलीकॉप्टर उतरेगा, मगर सिर्फ सपने देखते हैं। मुकेश अंबानी बनने के लिए मुकेश अंबानी की पूरी जर्नी को, उसकी पूरी नॉलेज को फ्रेमवर्क के माध्यम से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब मुकेश अंबानी बनेंगे। बड़ा बिजनेस यही करता है। आप मुकेश अंबानी बनोगे, सपना देखो, और उस सपने को कैसे एग्जीक्यूट करना, उसकी नॉलेज और स्ट्रैटेजी हम आपको देंगे। एग्जीक्यूट आपको करना पड़ेगा, माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। यही बड़ा बिजनेस का विजन है, यही बड़ा बिजनेस का मिशन है। और इसी तरीके से हम सारी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे करके सॉल्व करते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी प्रॉब्लम्स आएंगी, हम सॉल्व करेंगे। जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ डिस्कस की, उसका सोल्यूशन यहाँ है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे रहे हैं। किस लिए? हमारा एक ही मकसद है, हमारा एक ही विजन है। हम बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो थैंक यू समय देने के लिए। मैंने काफी ज्यादा समय ले लिया आप लोगों का, 1 घंटा 17 मिनट। इसके लिए माफी चाहता हूँ। सोचा था 1 घंटे करूंगा, 17 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए। आई गेस 17 मिनट के लिए आपको 17 कस्टमर्स का फायदा जरूर मिलेगा। थैंक यू सर। अगर आपको सेशन सीरियसली अच्छा लगा तो ग्रुप्स में लिखिएगा। जो ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, अपनी 3 लर्निंग जरूर लिखिएगा। आपको सेशन में क्या अच्छा लगा वो भी ग्रुप में लिखिएगा, क्योंकि ग्रुप में लिखने से लोगों को लगेगा कि सेशन में आना जरूरी है। आज सिर्फ 176 175 नहीं, 200, जब सेशन चल रहा था तो 206 के आसपास लोग थे इसमें। 206 नहीं, मैं बहुत सारे लोगों को देखना चाहता हूं ताकि आप सब काम कर सकें। हमारा फर्ज सिर्फ हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी है। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, उन सारे ग्रुप्स में आप बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अपनी सेशन की लर्निंग्स को उसमें लिखिएगा ताकि लोग आ सकें और अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, दूसरों के लिए कुछ करके दिखा सकें। सो थैंक यू, धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर जैसे कि मैं सुबह लेता हूँ जनरली, कल सुबह 12 बजे फिर मिलेंगे, हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। सर आप लोग आराम से रीजनल मैनेजर से प्लीज संपर्क करें। आपको कैसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है वो आपको ऐड कर देंगे। थैंक यू, सुपर सेशन लिख के आप दे रहे हो सर। आप ग्रुप में लिखिए सर, उनको दूसरों को लगना चाहिए, जो नहीं आए उनको लगना चाहिए कि उनको आप अच्छा बता रहे हो ताकि वो अगले सेशन में ज्वाइन कर सके। ये पहला सेशन है, इस सीरीज में मैं और भी सेशन करूंगा, तो प्लीज इंतजार करिए और भी सेशंस के लिए जो आने वाले दिनों में मैं करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। 2-3 चीजें हैं जो क्वेश्चन शायद आप लोगों के हैं, अगर इस सेशन से जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज फटाफट पूछ लीजिए। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन है तो कल भी हम ले सकते हैं। दीपक जी आप अनम्यूट करें प्लीज। दीपक जी आपके सामने अनम्यूट करने का राइट्स आ रहा होगा, प्लीज एक बार देखिए। हाँ दीपक जी बताइए। सर मेरा फ्रेंड है कुमाली से, उससे मैंने बात कर वो ऑनलाइन हुए थे आपके साथ, तो अभी वो हट गया मीटिंग से, तो मैं कल उनसे क्वेश्चन लेके ना, वो दिन में आपसे बात नहीं हो पा रही। डन सर, आप कल उनको ले आइए साथ हाँ में। हाँ जी, हाँ जी, मैं उससे क्वेश्चन ले लूंगा। थैंक यू दीपक जी। ओके, हाँ बी जी, थैंक यू वेंकट जी। रमन्ना जी आप अनम्यूट करें प्लीज। बी वेंकट रमन्ना जी आपके पास अनम्यूट का राइट्स आ रहा, देखिए। हाँ बताइए, वेंकट रमन्ना जी बताइए। सर आपकी आवाज बहुत धीरे से आ रही है, प्लीज थोड़ा सा मोबाइल के पास हो जाइए या फिर हेडफोन लगा लीजिए। आप बताइए सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, डीडी शर्मा जी आप बताइए Is it प्लीज। am I audible, sir? यस सर आप ऑडिबल है, बताइए। शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ वेंकट रमन्ना जी बताइए। Sir, you said that Bada Business is going to give
all the solutions to the customers. Yes sir, at most, all not, but at most, क्योंकि नए नए जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनके लिए हमें सोल्यूशन बनाने पड़ेंगे ना। तो अभी बहुत सारे सॉल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल है, बट इन केस आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो हमारे पास नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं बाय 20 डेज हम आपको सोल्यूशन बना के दे सकें। Sir, if a person has money to invest, but he don't know where to invest, how to do the business, how to do the sales, or how to get the customers, and nothing. He So just no has issue, money. sir. You have to start from the scratch, from zero, rather, I would say. So as you said, the person wants to do business, wants to invest. First and foremost, you have to find out an idea where you will invest. So the first thing is, what is an idea? Idea is nothing but the gap. Gap means customer को कहाँ problem हो रही है? The consumers, the people in your surrounding, what are the problems they are actually facing with the existing infrastructure? And wherever there is a problem, that is your business idea. Now No, this is sir. your business idea. हाँ sir. No, sir. बताइए sir. He has only money. He don't have any idea, nothing. That's what I am telling you, sir. He That's is what I ready am to telling you. invest. He is Right. ready to invest, but he But don't sir, have any idea. Yeah, doesn't mean that he can invest anywhere, because that is an hard-earned money. yeah. He is ready So- to invest, but doesn't mean that he can invest into anything. Yeah. That's the thing. If will Bada business help him to find the idea, Exactly. to Bada find the business will give customers? the ideas. Bada business will give the ideas. Now he has to decide on which idea is suitable for him. Even Okay, there, Bada business will help him out that which idea is suitable to him. Because end of Okay. the day, he has to execute. Bada business won't execute. Now, when Okay. he has to execute, we have to find out what are the strengths and weaknesses of that person. Okay. And then maybe he will invest. Now, only investment doesn't make sense. Bada Okay. business always says that you invest lesser than less and you earn maximum. Okay. By investing money, anybody can run a business, anybody can run a show, but by not investing, if you can run a show, then you are actually a real business. Okay. So that's what Bada business will help him out in doing that. So we have many different kinds of functions, many different kind of processes by which he can take the help and start doing business. That's for sure. Customer, how the customer will come, these are minor. We will help him out in that also. But from very beginning, we will start helping him. Right, sir? Okay. So Thank maybe you. you can connect with him. We have different programs, lifetime membership, and all these things are there. Leadership funnel is one of the most important factor which is coming in, wherein Vivek sir will guide personally to this person. So you can join leadership funnel also. So we will be discussing leadership funnel maybe in the subsequent sessions. But then today I can just give you this input that leadership funnel is something wherein he can come in, join, and then he can start and plan for a business. Vivek sir himself will guide him for 1 year. Okay. Thank Right, you, sir. sir. Thank you. Thank sir. you. Okay, डीडी शर्मा जी बताइए। सर नमस्कार, आवाज आ रही है नमस्कार मेरी? सर, आ रही है, एकदम आ रही है सर, लाउड एंड क्लियर। सर ये जो अभी जो प्रोफेशनल जो बिलियनर्स हैं, तो उनकी मतलब किस स्टडी मतलब कैसे मतलब उनके जो बारे में जानना है तो वो कैसे जान पाएंगे? सर आप हमारे साथ जुड़ा हुआ, हमारा कुछ प्रोग्राम है सब्सक्राइब किया हुआ आपके पास? हाँ जी, ग्रुप है ओके, तो बड़ा बिजनेस का जो ऐप है ना जी। बड़ा बिजनेस के ऐप में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी जिन बिलियनियर के बारे में मैंने बताया। ये सारी चीजें आपको बड़ा बिजनेस के एप्लीकेशन में मिलेंगी। जी जी, वो कौन से वाले फोल्डर में मिलेंगे जी? ये आप फाउंडेशन में मिलेंगे। फाउंडेशन है, देखिए आपको माई कोर्सेज में जाके फाउंडेशन में जाना है। जी जी, फाउंडेशन में जब आप जाएंगे तो वहां आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ओके ओके। सर एक बात और पूछनी थी, जैसे हमारे वहाँ हमारा खुद का बिजनेस है, उसका भैंसों का मतलब दूध बेचते हैं, भैंस रखते हैं, तो उसको मतलब वो पहले तो 15-20 ही भैंस थी जब पिताजी की मतलब अच्छी थी, मतलब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले, लेकिन अब वो धीरे धीरे वो अभी फिलहाल में 3-4 भैंस रह गई है। तो अभी आगे उसको मतलब दूध का जो रेट है वो 40 रुपए मतलब केजी जाता है गांव में। तो उसको मतलब आगे ले जाना, मैं मथुरा से हूँ एक्चुअली, मैं यहाँ पे बड़ौदा में रहता हूँ। यहाँ पे ये जो आपने अंकलेश्वर सुना है सूरत के पास में? हाँ सुना है। जी, मैं अंकलेश्वर में रहता हूँ, तो मैं मथुरा से हूँ, जहाँ ओके। आपने गोवर्धन बरसाना सुना है जी? हाँ सुना है सर, गोवर्धन सुना है, क्यों नहीं सुना सर। जी जी जी, तो मैं वहां से हूँ, तो उसको वो है आगे ले जाना चाहता हूँ। वो क्या क्या मतलब उसको क्या क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्या क्या वो थोड़ा अगर अपने बता सके तो। सर देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, राधेश्याम दीक्षित जी ने भी दूध का बिजनेस स्टार्ट किया था और आज बहुत बड़ा बिजनेस अमूल के टक्कर में
दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, आप भी उसी एरिया से, वो यूपी के, नॉर्दर्न यूपी के थे, बुलंदशहर के थे, तो आप भी उसी दिशा के हैं, उसी साइड के हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अगर आपके पास प्रोग्राम पूरा हमारा है बड़ा बिजनेस का, तो आप एक बार राधेश्याम दीक्षित जी का वीडियो देखिए, अमूल का वीडियो देखिए, वहां से आपको दूध के बिजनेस को कैसे आगे लेके जाना है काफी आइडिया मिलेगा। प्लस अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है 25 आइडिया अंडर 3 लाख, उसमें डेयरी बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाने का पूरा मॉडल दिया हुआ। जी जी जी। ठीक है, तो एक बार वो चेक करिए, वहां से आपको क्लू मिल जाएगा। फिर भी अगर ना मिले तो आपके कोच आपको मिले हुए हैं, कोच से पूछिए, कोच आपकी हेल्प कर देंगे। सारथी आपके मिले हुए हैं, सारथी से पूछेंगे, सारथी भी आपकी मदद कर देंगे। अगर वो भी ना मदद कर पाए तो मैं हूँ आपके साथ, टेंशन मत लीजिए बस। अरे वाह, क्या सर, हाँ एक ठीक है सर, एक यूनिट खून बढ़ा दिया सर आपने। एकदम एकदम सर, 1 यूनिट खून बढ़ा दिया। जब मैं आपके एरिया में आऊंगा तो 1 गिलास दूध आपकी तरफ से मेरे को रहेगा। अरे कोई बात नहीं, 1 गिलास नहीं, 1 किलो दूध। चलिए, नहीं उतना पीऊंगा सर पेट खराब हो जाएगा, सोच समझ के पीना पड़ेगा ना सर। दे दे, ओके चलिए सर, ओके, थैंक यू शर्मा जी। थैंक यू जी। ओके, रामशंकर जी आप बताएं। रामशंकर जी आप अनम्यूट करें। यस सर, नमस्कार नमस्कार रामशंकर जी। सर। वर्किंग प्रोफेशनल जैसे सीए करे बैठे हैं और एमबीए करके बैठे हैं, उनको कैसे बेचे आईबीसी? नहीं, आईबीसी बेचने के लिए अभी नहीं, सुबह बताऊंगा मैं आपको। अभी के सेशन से अगर कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि फाउंडर हुए, नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। जो बहुत एक्सपर्ट स्टार्टअप, है, आपसे ज्यादा एक्सपर्ट है, सीए करके बैठे हैं, लॉयर है, एमबीए करके बैठे हैं, उनको कैसे आप समझाएंगे? सही वो बात है। कहेंगे कि हम ऑलरेडी कंसल्टेंसी बिजनेस में हैं, हम दूसरे को कंसल्ट करते हैं, आप हमको सिखाओगे? नहीं, सबसे पहले तो वो ये कैसे जान लेते हैं कि आप उनको नहीं सिखा सकते? ये सिग्नल जब तक आप नहीं दोगे, नहीं सिखा सकते, वो नहीं जानेंगे। सब सब जब आप गाड़ी चलाते हो ना, गाड़ी के अंदर आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हो, पीछे जो बस वाला है ना, जो ड्राइवर है, वो नहीं जानता कि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, सिर्फ आप ही जानते हो जो गाड़ी चलानी नहीं आती। तो ये वो कैसे जानेंगे कि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आपको कंसल्टेंसी नहीं आती? ये आपकी भाषा से, आपके कॉन्फिडेंस से, आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, वहां से वो पकड़ लेते हैं, भाई ये तो मेरे से कमजोर है। तो वो बातें आपकी आएंगी क्यों? आप तो कमजोर हो ही नहीं। सबसे पहली चीज, आप बड़ा बिजनेस में हो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो, सॉरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम में हो। और अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम में हो तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा से कम नहीं हो। तो कैसे यस सर। कोई आपको कमजोर मान लेगा? हो ही नहीं सकता है, और राइट? मेरा तो ये दूसरा क्वेश्चन था, कॉन्फिडेंस पहले अपने आप में डालना होगा। फिर कोई एमबीए, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबको ज्ञान दे सकते हो आप। डॉक्टर विवेक बिंद्रा से मैंने सोचा है कि जो मेरे सामने बैठा है वो मेरे से ज्यादा जानता है या बड़ा जानता है? मैं जितना जानता हूँ वो एकदम सही जानता हूँ। इस कॉन्फिडेंस से बात करिए, यस सर, यस। ठीक है? बाकी आप गूगल नहीं बन सकते, इतना मेरे से, मैं भी गूगल नहीं हूँ, आप भी गूगल नहीं बन सकते। जितना जानते हैं वो एकदम सही से जानिए। एकदम सही कह रहे हैं, हम हूँ विवेक बिंद्रा, एडिसन जी लिख रहे, देखिए चैट बॉक्स। तो आप भी विवेक बिंद्रा है, उनसे कम नहीं है, राइट? और बाकी आईबीसी कैसे बनाना है वो मेरे से सुबह 12 बजे पूछिएगा। यस सर। और दूसरा क्वेश्चन था मेरा कि पहले भी बात किए थे हम आपसे स्टार्टअप के बारे में, मैंने आइडिया के बारे में। सर मेरा इस सेशन के बारे में अभी जो मैंने बताया उस पर कोई क्वेश्चन है तो वो करिए, नहीं तो सारे क्वेश्चन सुबह के लिए रख दीजिए। ठीक है, ओके सुबह सर। भी तो काम करना है ना, मेरी नौकरी कल सुबह भी है, सैलरी कल सुबह की भी देगी कंपनी, मेरे को सुबह सर, भी काम दिखाना होगा ना। आपने हेनरी फोर्ड का तो स्टोरी बोला, लेकिन अल्फ्रेड फोर्ड का स्टोरी नहीं बताया। एल्फ्रेड फोर्ड सर ने वही आगे बढ़ाया कि आप बिजनेस में कैसे एथिक्स को लेके आएंगे, कैसे आप, क्योंकि एल्फ्रेड फोर्ड खुद इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो इस्कॉन के साथ जुड़ने के बाद एथिक्स, स्पिरिचुअलिटी करके आप कैसे बिजनेस को आगे लेके जाएंगे, एल्फ्रेड फोर्ड जी ने वो सारी बातें की हैं। मगर आज के सेशन में मैं एथिक्स या ये सारी बातों को नहीं ला सकता था, क्योंकि आज के सेशन का कॉन्टेक्स्ट वो नहीं था, राइट? तो इसलिए मैंने उनके दादाजी की बात कर ली। मगर ठीक है, दादाजी ने जो किया है, हेनरी फोर्ड जी वही तो कर रहे हैं आगे एल्फ्रेड फोर्ड से। ठीक है, ओके सर। पूरब जी बताइए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कैसे हैं सर आप? बहुत मैं बहुत अच्छा, सेशन रहा। पूरब जी आप यू कैसे? सर, बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू पूरब जी, बताइए। सर एक क्वेश्चन था मुझे, ये आप समझा रहे थे ना क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर, तो कोई कंपनी, पता नहीं मैं ये क्वेश्चन अभी सही रहेगा कि नहीं, जस्ट पूछ रहा हूँ, कोई कंपनी कैसे एक दूसरे कंपनी को देखकर अपना क्वालिटी कंट्रोल करवाता है? कोई छोटा सा भी एक लाइन मैं नाइक का एग्जांपल देता हूँ। नाइक तो अपना हाँ हाँ प्रोडक्शन हाँ खुद नहीं करती है ना,
नाइक हाँ, का हाँ। प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में होता है, जहां उनका मार्केटिंग होता है नाइक का प्रोडक्शन वहीं होता है। जैसे इंडिया में अगर नाइक सेल हो रहा है तो वो इंडिया में ही बनता है। जी। तो उसका क्वालिटी कंट्रोल ऐसे होता है कि उनके क्वालिटी के लिए लोग एम्प्लॉय रखे हुए हैं, क्वालिटी इंस्पेक्टर रखे हुए हैं, जो उन फैक्ट्रीज में जा जाके टाइम टू टाइम क्वालिटी के इंस्पेक्शंस करते हैं। प्लस उन्होंने उस फैक्ट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल पूरब दास की एक फैक्ट्री है जहां नाइक का जूता बन रहा है। पूरब दास के पास सारे एम्प्लॉय अपने हैं जो जूता बना रहे हैं, मगर एक एम्प्लॉय नाइक का पूरब दास की कंपनी में होगा जो सुपरवाइज करेगा, सिर्फ क्वालिटी को देखेगा। और वो ये नाइक से ही एम्प्लॉय, वो अच्छा, हाँ, वो नाइक रिक्रूट करेगा और वो क्वालिटी इंस्पेक्शन के तौर पे, ऑडिटर के तौर पे उस कंपनी में, फैक्ट्री में ही रहेगा, यानी वही लोकल रहेगा। और इनका रोटेशन बहुत जल्दी होता है, नहीं तो फैक्ट्री वाले के साथ हाथ मिला लेगा ना। सही बात, तो इनका अभी समझ। ट्रांसफर्स बहुत जल्दी होता है और नाइक इसीलिए क्वालिटी को इंश्योर कर पाता है। देखो एक फैक्ट्री बनाने में शायद 1 करोड़ लगेगा और उस फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय रखने के लिए 50,000 रुपए लगेगा। तो 1 करोड़ ज्यादा नहीं, ज्यादा है या 50,000 ज्यादा है? सही बात। तो ऑटोमेटिकली नाइक 1 करोड़ बचा लेता है 50,000 रुपए में। जी। ठीक है, तो इस ऐसे तरीके होता से है। आपका Thank क्वालिटी you, sir. इंश्योर होता है। बहुत सारे मॉडल्स हैं। ये मैं बहुत दिन से ढूंढ, मतलब समझ नहीं पा रहा था, खुद भी अब सर्च एक कर काम रहा करो ना, काइजन मॉडल देखो, काइजन मॉडल में आपको यही सारी चीजें दिखाई देंगी। था। अच्छा, काइजन है, सिक्स अच्छा, सिग्मा ठीक है। है, ये दोनों मॉडल हाँ, हाँ। इसी की बात करते हैं। आउटसोर्स करके आप कैसे क्वालिटी को इंश्योर करोगे, काइजन और सिक्स सिग्मा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट। Okay. So thank you all for joining and good night. कल सुबह 12 बजे दोबारा मिलते हैं। 12 बजे का लिंक ग्रुप्स में रखिएगा, देखिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। और विवेक सर कहते हैं हमें सुनने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अटेंडेंस लिंक मैंने चैट बॉक्स पर डाल दिया है लास्ट टाइम के लिए, प्लीज एक बार अटेंडेंस फिलअप कर दीजिएगा इन केस अगर आपके पास टाइम है तो। थैंक यू ऑल।